बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। खुशगवार मौसम हो तो मूड भी खुशगवार हो जाते हैं और हर जगह हम यही देख रहे हैं कि मौसम के हवाले से डिस्कशन की जा रही है कि बारिश हो रही है, शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। तो इस खुशगवार मौसम में अपने मूड को भी खुशगवार रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे नहीं हैं कि हम अच्छा सोच सकें। ज़्यादा लोग परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की इस रहमत को एंजॉय कीजिए, पॉजिटिव सोचिए ताकि आप भी जो है वो अच्छा फील करें और आपके साथ जुड़े लोग जो हैं वो भी अच्छा फील करें। तो मौसम की सूरत हाल सबसे पहले जान लेते हैं कि शहर का मौसम कैसा है। नदीम खालिद हमें ज्वाइन किया है। नदीम, बताइए, मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है, प्रेडिक्शन क्या की जा रही है? बारिश का ये सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा? शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। रात गए से ये सिलसिला शुरू हुआ है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन और इसी तरह जोहर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में और इसी तरह सब्जाजार में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि स्टेडियम और इसके मुल्हिका इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मजीद इसी तरह वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा, जिससे मौसम में इस वक्त गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और इस वक्त ठंडी हवाएं दिन भर भी चलती रहेंगी, जबकि अगले दिन से लेकर जो है वो गर्मी का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा और महकमा मौसमियात का कहना है कि शदीद गर्मी पड़ेगी, जबकि इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री रहने का इम्कान है। जी ठीक है, मौसम खुशगवार है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। नदीम, थैंक यू सो मच। वेदर अपडेट्स क्या हैं आपने हमें बताया, तो टॉप स्टोरीज की तरफ जाते हैं। लीड स्टोरी आज डेली सिटी 42 में क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। मुख्तलिफ इलाके शहर के सील किए गए हैं, जिनमें गुलबर्ग, मॉल टाउन, DHA को सील किया गया है। गार्डन टाउन, फैसल टाउन, गुलशन रावी भी शामिल है। वॉल सिटी मुकम्मल बंद। अगली खबर हमारे पास है जी, शहर में कोरोना मजीद 10 जान ले गया और 762 नए केसेस। जिना अस्पताल का डॉक्टर भी जान की बाजी हार गया। अगली खबर, मवेशी मंडियों में कुर्बानगाहें बनाने की तजवीज, SOPs की तैयारियां शुरू। 3 माह की बंदिश, मेट्रो बस को 35 करोड़ 86 लाख रुपए का नुकसान। जी तो नाज़रीन, ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सोमरू साहब, कल ये एक बड़ा डिसीजन हुआ है जिसपे ये कहा गया था कि मुख्तलिफ इलाके अब मुकम्मल सील किए जाएंगे। सबसे पहले जो इलाके सील किए गए हैं, मैं उनकी कुछ जानना चाहूंगी कि उससे कुछ बेहतर नताइज हासिल हुए हैं, फिर इसकी तरफ जाते हैं जो इलाके अब मुकम्मल सील हुए। देखिए जी, ये जो पहले भी इलाके जो सील किए गए थे ना, जो स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टिव लॉकडाउन, वो भी इस बुनियाद पर किए गए थे कि जो वहाँ पर कोरोना के टेस्ट रिपोर्ट्स हुए थे उसको पेश नज़र रख के जो है वो इलाके सील किए गए, लेकिन उससे वो नताइज जो अखज़ करना चाह रही थी हुकूमत, वो नताइज हासिल नहीं कर पाई। और अब कल तो बाकायदा तौर पर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और फिर बताया गया कि हम ये इलाके सील कर रहे हैं, और साथ में वजीर सेहत ने तो कल ये भी कहा कि अब हम किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे। तो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वजीर सेहत साहिबा ने, जब बताया था कि सिलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं, इलाके सील कर रहे हैं, तब भी उनका जोशो जज्बा वही था जो कल था। देखिए, उनका जोशो जज्बा तो हमेशा से पहले दिन से ही एक ही है कि जो शहरी हैं वो हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें, और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दे दी लाहौरियों से मुतालिक, और लाहौरियों का उस पर रद्द-ए-अमल भी आया कि आपने ये क्या कह दिया है, यहाँ की आवाम जो है वो आपको माजी में वोट भी देती रही है, इलेक्शन में वोट भी देती रही है, आप इलेक्शन भी लड़ती रही हैं। बहरहाल ये एक अलग बात है। अब जो लॉकडाउन किया गया है ये बहुत सख्त लॉकडाउन है, इसको आप समझे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है कि, और ये पोश इलाके हैं, शहर में पोश एरियाज में हमारा डिफेंस आता है, डिफेंस के तमाम फेजेस जो हैं उनको बंद किया गया है। आई विश कि ये सख्त लॉकडाउन ही नजर आए, क्योंकि सख्त लॉकडाउन के हालात भी हम देख चुके हैं। देखिए, अब चलें वो तो अभी देखते हैं ना क्या होता है। उसके बाद मॉडल टाउन का इलाका पूरा बंद कर दिया, और मॉडल टाउन बंद करने के बाद जो है गुलबर्ग का इलाका बंद है।
अच्छा, ये जो इलाके बंद किए गए हैं ये तो वो हैं जो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी शहर के अंदर 40 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए और वो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से वो इलाके आइडेंटिफाई किए गए उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जहां पर कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हुआ, और उन रिपोर्ट्स को पेश नज़र रखते हुए वो 40 इलाकों को जो है वो भी आपने जुज़वी तौर पर सील किया हुआ है, उनकी गलियों को सील किया हुआ है। अब ये जो इलाके सील किए गए हैं, बड़े इलाके जो लॉकडाउन किए गए हैं, जिसमें डिफेंस मॉल्टन, गुलबर्ग वगैरह शामिल है, तो यहाँ पर मजमूई तौर पर जो आबादी का तखमीना जो हमारे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग भी करते हैं और उन्होंने जो डेटा सारा इसमें शेयर किया है राव दिलशाद साहब ने, कि कमोबेश 10 लाख से ज़ायद आबादी का जो ये इलाका है इसको अब बंद किया गया है कोरोना की वजह से, और यहाँ पर मजमूई तौर पर घरों की तादाद जो है वो 96,000 से ज़ायद है। अब ये फैसला क्यों किया गया कि इन इलाकों से जिन लोगों ने कोरोना के टेस्ट कराए, उन कोरोना टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट्स आई उसमें कमोबेश जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं वो 3600 से ज़ायद हैं। उस डेटे को सामने रखते हुए जो पहले भी हुकूमत सैम्पलिंग करती रही है उसको आप जनरलाइज करते हैं और जनरलाइज करके उसका एक डेटा बड़ा सामने रख के आप कहते हैं अब हम इसको ये डिसीजन लेते हैं, यानी लॉकडाउन करते हैं। लेकिन अब इसमें अहम तरीन बात यह, ये तो हुकूमत ने ये फैसला कर दिया, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, कम से कम डीएसपी लेवल के लोग जो हैं उनको तैनात किया गया है कि वो डायरेक्ट मॉनिटरिंग करेंगे, पुलिस एहलकारों की मॉनिटरिंग करेंगे, शहरियों की मॉनिटरिंग करेंगे, मूवमेंट्स को देखेंगे। अब जो शहरी अपने घरों से निकलकर इस इलाके के अंदर मौजूद छोटी मार्केट है या बड़ी मार्केट है वहाँ पर आते हैं, कोई चीज़ खरीदनी है, चाहे वो मेडिकल स्टोर है या वो बेकरी है, तो उस पर एसओपीस को आप कैसे अमल दरामद कराएंगे? क्योंकि ये लॉकडाउन है, इसमें ये नहीं कहा गया कि आप घर के अंदर रहेंगे। आपकी जो थोड़ी बहुत मूवमेंट भी होगी, चाहे वो इमरजेंसी के नाम पर ही मूवमेंट क्यों ना हो, इसका मतलब आप एक्सपोजर टू रिस्क हैं। बिल्कुल ऐसे। आपका इंटरेक्शन है, जब आपका इंटरेक्शन है तो फिर जो गवर्नमेंट एज प्रीवियस कहती रही है कि उस इंटरेक्शन से जो है ये फैलता है, तो यकीनन फिर उससे फिर वो अपने नतीजा हासिल नहीं कर सकेंगे जो करना चाहते हैं। ये सारी डिटेल्स कल ये सवाल हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल ये सवाल हुआ कि अगर हुकूमत जो है बहुत अरसा पहले मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के बजाय कर्फ्यू लगा देती तो शायद हम इब्तदा में ही बहुत हद तक काबू पा लेते। और अब सूरत हाल ये है कि लाहौर में जो है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब मैं लॉकडाउन की एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। ये जो अभी हमारे यहाँ कुछ इलाकों में लॉकडाउन किया, जो इलाके सील किए, वहां से हमें ये रिपोर्ट्स मिल रही थी कि जो पुलिस एहलकार वहां पे तैनात है वो जी वहां के लोगों को कह रहे हैं कि ये गली बंद की गई है, यहाँ पे टेंट लगाएं, आप दूसरी साइड से चले जाएं। मतलब लोग आ जा रहे हैं और आप लॉकडाउन के नाम पे लोगों को पागल बना रहे हैं। सेकेंडली, हम यहाँ बैठ के न्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जिन पोश इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें से डिफेंस से हमें कॉल आ जाती है और कहते हैं जी आप किस लॉकडाउन को डिस्कस कर रहे हैं, ये डिफेंस के इलाके में लॉकडाउन किया है, हर कोई अपनी मर्जी से आ जा रहा है, यहाँ ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बंदा है ना तो कोई हेल्थ से है। एक दो पुलिस एहलकार जरूर बैठे हैं टेंटों के आगे जो कि आराम से बैठे हैं और सबको आने जाने दे रहे हैं। अगर ये लॉकडाउन है तो माजरत के साथ ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। देखिए अना, बात यह है कि लॉकडाउन की तारीफ में ये बात शामिल नहीं है कि शहरी अपने घरों से नहीं निकलेंगे। हाँ। लॉकडाउन की तारीफ में यह है कि उस एरिया के अंदर जितनी भी कारोबारी सरगर्मियां हैं, मार्केट्स की शक्ल लोगों का आना जाना बंद हो जाए, बाहर से लोग उस इलाके में ना आए, ये तो लॉकडाउन की तारीफ है ना। बाहर से अंदर ना आए और अंदर से बाहर ना जाए। इसलिए जब आप बैरियर्स लगाते हैं वहां पे, उस हॉटस्पॉट के ऊपर पुलिस एहलकार तैनात करते हैं, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है। अब अंदर क्या हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं आप? मैं यही बात कर रहा था ना कि अगर आपने मॉडल टाउन बंद किया या वॉल्ड सिटी आपने बंद कर दिया, वॉल्ड सिटी बहुत बड़ा इलाका बिल्कुल, और वहां पर गली मोहल्लों में आपके लोगों का ये रूटीन है, वहां का तो कल्चर है कि वो लोग बैठते हैं, वो थड़ों पे बैठते हैं, वो गपशप करते हैं, वो मुल्की हालात भी डिस्कस करते हैं, वो लोकल पॉलिटिक्स भी डिस्कस करते हैं। तो उनको आप उन पर चेक एंड बैलेंस कैसे रखेंगे आप? आपने वॉल सिटी के सारे दरवाजे तो बंद कर दिए कि ये दरवाजे हैं, ये 12 दरवाजे हैं, इनमें से कोई ना बाहर आएगा ना कोई अंदर आएगा, ठीक है, वॉल सिटी मुकम्मल तौर पर बंद। अंदर की सारी मार्केट्स, जो बड़ी मार्केट्स हैं वो बंद, सिर्फ मेडिकल स्टोर या बेकरी ओपन होगा। लेकिन लोगों को आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं?
तो इसमें जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं ना कि ये दुनिया को दिखाने के लिए ये सारा कुछ है, देखिए ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर होता यह है कि हुकूमत के ऊपर जब बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रेशर बढ़ा, बिलखसूस WHO की जानिब से बिल्कुल वाज़े तौर पर यह कहा गया कि आप जो है कम से कम जो है मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करें और बड़ा सख्त लॉकडाउन करें और 15 दिन से कम 15 दिन के लिए करें, तो उस पर हुकूमत जो है वो शुरू में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दी कि हम पहले ही इक़्तिसादी तौर पर इतना नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं कि हमारा वो पूरा सर्कल डिस्टर्ब हुआ, बेरोज़गारी बढ़ी, अगर दोबारा से हमने बंद किया तो हम फिर जो है वो एक नए क्राइसिस की तरफ चले जाएंगे। लेकिन उस लेटर को, उस प्रेशर को आपने रिस्पॉन्ड करना है। आप उसको ऐसे नहीं कह सकते देखिए जी आपने हमें खत लिख दिया है, हम कुछ नहीं कर रहे इसके ऊपर, तो ऐसा नहीं है। बैनुल-अक़वामी सिस्टम के अंदर आप बैनुल-अक़वामी इदारों के मातहत काम कर रहे होते हैं, ये तस्लीम करना चाहिए। आप जितना मर्जी रेजिस्टेंस कर लें, आपको बहरहाल उनकी कोई ना कोई बात माननी होती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तो वैसे ही मकरूज मुल्क है, पाकिस्तान तो वैसे ही बैनुल-अक़वामी इदारों से कर्जा हासिल करता है। जब आप बैनुल-अक़वामी इदारों से कर्जा हासिल करते हैं तो फिर आप अपनी आज़ाद मुआशी पॉलिसी, आज़ाद सियासी पॉलिसी और ये आप तश्कील नहीं दे सकते। तो आपको वो प्रेशर्स या तो आप सस्टेन कर जाएं या फिर आप जो है वो मान जाएं। तो आपने इन्होंने दरमियानी रास्ता इख्तियार किया कि भाई हम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं कर रहे। हाँ, जो हॉटस्पॉट जो हम आइडेंटिफाई करेंगे उस डेटे की बुनियाद पे जो नेशनल कमांड एंड सेंट्रल के पास है, उसकी बुनियाद पर हम वो इलाके जो और उस पर आपने इंप्लीमेंट कर दिया। वॉल सिटी से हमारे रिपोर्टर ने ज्वाइन किया है, पहले वहां की सूरत हाल जान लेता है, क्योंकि हम कह रहे हैं वॉल सिटी को मुकम्मल सील किया गया है। तो मुकम्मल सील वाले इलाकों में सूरत हाल क्या है? फाहद भट्टी इस वक्त मौजूद हैं भाटी गेट के इलाके में। फाहद, बताइए, मुकम्मल वॉल सिटी को सील किया गया है, तो यहाँ पे जो SOP सील करने के किसी इलाके को है उन पर अमल दरामद होता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अमल दरामद तो होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। भाटी गेट के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। खारदार तारें लगा के, बैरियर लगा के इलाके को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। और जो कोई भी शहरी जो भाटी गेट से अंदरून शहर में दाखिल होना चाहता है, उसका बाकायदा तौर पर ID कार्ड चेक किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि उसने प्रिकॉशंस अपनाई हुई हैं या नहीं। और जो यहाँ के रहायशी हैं उनसे भी ये पूछा जा रहा है कि आप लोग यहाँ के रहायशी हैं, बाकायदा तौर पर उनका शनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है। पुलिस एहलकार जो यहाँ पर तैनात हैं वो शहरियों को आगाही देते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि जो है इसके अलावा जो है वो कोरोना वायरस के बायस ये इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन जारी किया गया है। शहर भर के जो 7 इलाके हैं, जिसके अंदर DHA, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, गुलशन रावी समेत ये जो वॉल सिटी का भी इलाका शामिल है। यहाँ पर अच्छा फहद, वॉल सिटी के इलाके की मुझे सूरत हाल बताइए, क्योंकि लोगों ने अपने रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें लेने भी बाहर निकलना है, अद्वियात लेने के लिए भी बाहर निकलना है, मेडिकल स्टोर्स पे लोग जाते हैं, बेकरीज पे जाते हैं। इसके लिए जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिन इलाकों को सील किया है, उनको किस तरह से डील किया जा रहा है? क्या उनको आराम से जाने दिया जा रहा है? जो जो उनको जरूरियात जिंदगी की चीजें चाहिए उसके लिए जाने दिया जा रहा है? पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात हैं, उनकी जानिब से और जिला इंतजामिया की जानिब से ये अहकामात भी जारी किए गए हैं कि बिला वजह जो है वो शहरी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर किसी ज़रूरी काम जाना है, किसी बेकरी में जाना है या डॉक्टर के पास जाना है, या जो सरकारी मुलाजिम है उन्होंने अगर घर से बाहर निकलना है तो दिन में सिर्फ एक दफ़ा शहरी बाहर निकल सकते हैं अपने काम पर, या जो चीज़ें लानी हैं या कोई भी उन्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी बेकरी में जाना है तो दिन में एक दफ़ा वो अपना ID कार्ड दिखाकर बाहर जा सकते हैं और वहाँ से चीज़ें खरीद कर वापस अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर। सही, ये तो हो गया कि आपको अगर जरूरत है, कोई चीज खरीदनी है, तो परमिशन ये दी गई है कि दिन में एक दफा आप जा सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। सेकेंडली फहद, मुझे बताइएगा, आपके पीछे मैं बैरियर देख रही हूं, पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, तो कहा तो ये जा रहा था कि टाइगर फोर्स के एहलकार भी मौजूद होंगे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकार भी मौजूद होंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट्स में टीमें बार बार वहां पर विजिट करेंगी, तो ये सब चीजें वहां पर नजर आ रही हैं आपको? जी, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग और टाइगर फोर्स के लोग या जिला इंतजामिया के लोग तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। जस्ट यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो शहरियों को आगाही देते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी बाकायदा तौर पर चेकिंग कर रहे हैं, उनके शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं जो पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात है। हालांकि अहकामात ये भी जारी किए गए थे कि बाकायदा तौर पर इसका विजिट किया जाएगा, महकमा हेल्थ के जो नुमाइंदे हैं वो आकर इसको चेक करेंगे, मगर आज पहला रोज़ है, महकमा हेल्थ के जो नुमाइंदे हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे और साथ जो टाइगर फोर्स बनाई गई थी उसके भी कहीं कोई नुमाइंदे नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करते हुए और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो कॉर्डन ऑफ उन्होंने इलाके को किया हुआ है, सिर्फ पुलिस एहलकार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
ठीक है, ये जो खुद पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं फहद, इनके पास तमाम चीजें, मास्क, सैनिटाइजर, ये चीजें मौजूद हैं क्योंकि इनका तो लोगों से क्लोज कांटेक्ट होगा ना, तो इनके लिए तमाम तरह हिफाजती इकदाम जो हैं वो मुकम्मल रखे गए हैं। जो यहाँ पर तैनात हैं उन्होंने प्रिकॉशंस तो अपनाई हुई हैं, जो हिफाजती किट हैं वो भी पहनी हुई हैं, उसके अलावा चेहरे पर मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स भी पहने हुए हैं, मगर को सैनिटाइज करना या हाथों को सैनिटाइज करना, जो शहरी इस इलाके से दाखिल होंगे अंदरून शहर में, सैनिटाइजर कहीं पर हमें मौजूद नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनसे बाकायदा जो है वो उनका ID कार्ड सिर्फ चेक किया जा रहा है, उनको सैनिटाइज उनके हाथों को नहीं किया जा रहा है। थैंक यू सो मच फहद, आप मौजूद थे वॉल सिटी के इलाके भाती गेट में, वहां पर सूरत हाल लॉकडाउन के बाद है, मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है, पुलिस एहलकार तैनात है। सुमरू साहब, ये फिर सिर्फ पुलिस एहलकारों को क्रेडिट जाना चाहिए? देखिए, बात यह है कि कल वज़ीर सेहत ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जो मार्केट्स हैं उसमें SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हुकूमत ने ये हिदायत जारी की थी कि जितनी भी दुकानें हैं वो जो सर्विसेज भी दे रही हैं, जो प्रोडक्ट्स भी सेल कर रही हैं, उनको चाहिए कि वो नो मास्क नो सर्विस के ऊपर जो है वो अमल दरामद करें। यानी कि बुनियादी जो चीज़ है, बुनियादी कि मास्क पहना होगा तो आपको चीज़ मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब पुलिस एहलकारों को जो ड्यूटीज दी गई हैं वो यही दी गई हैं कि आपने शहरियों पे चेक एंड बैलेंस रखना है। किस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखना है कि जो SOPs हमने जारी किए हैं क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही। अब ज़ाहिर बात है कि वो शहरियों को ज़दोकोब तो नहीं कर सकते, शहरियों को वो प्यार से समझा सकते हैं, शहरियों को जो है वो बता सकते हैं कि आपको इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, जैसे मीडिया बार बार आपको जो है वो सेंसिटाइज कर रहा है। लेकिन इसमें जो अहम तरीन बात यह है कि आपने इंडिविजुअल सतह पर कितना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया है। आप इंडिविजुअल सतह पर जितना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करेंगे उसी तरह के आपको नताइज का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए, आपके इस जो बड़े 7 इलाके बंद किए गए हैं, चाहे वो डिफेंस हो, मॉडल टाउन हो, गुलबर्ग हो, या वॉल सिटी हो, या गुलशन रावी हो, तो मुझे बताइए कि जो इलाके बंद किए गए हैं वहां पर टोटल केसेस की तादाद तो 3,500 है ना, लेकिन उस इलाकों में रहने वाली आबादी 10 लाख है। बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब उन 3,500 लोगों की वजह से 10 लाख लोगों को आज जो है वो अपने घरों तक महदूद रहना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। ये सुमरू साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बताया ये जा रहा था जिन इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा वहां पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकार भी मौजूद होंगे, वहां पर आपके महकमा सेहत के एहलकार भी मौजूद होंगे, वहां पर टाइगर फोर्स भी मौजूद होगी, जो कि अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। शायद अभी मेरे ख्याल से उनकी सुबह का आगाज नहीं हुआ है, तो आगे देखें, पूरा दिन है, लॉकडाउन इस तरह से रहना है, तो हम जरूर आपको रिपोर्ट करेंगे कि इन इलाकों में सूरत हाल क्या है। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। शहर की मौजूदा सूरत हाल डिस्कस कर लेते हैं, और केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। 10 अफराद जाम बहक हुए हैं और 762 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें जाम बहक होने वालों में जना हॉस्पिटल का भी एक डॉक्टर है जो कि जिंदगी की बाजी हार गया। अब हम एक तरफ देख रहे हैं कि लॉकडाउन किया जा रहा है, उसके नताइज का भी हमें इंतजार रहेगा, और ये सूरत हाल जो अस्पतालों में है इसको भी हमने साथ साथ देखना है कि बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। सुमरू साहब, ये अस्पतालों की सूरत हाल देखिएगा, आप जिस तरह से हम कह रहे हैं जगह नहीं है, मरीज आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि कल हमारे पास खबर ये थी कि कंपैरेटिवली एक दिन में डेथ्स भी कम हुई हैं, केसेस भी नए कम रिपोर्ट हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि इस वक्त सरकारी और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं लाहौर के अंदर, वहाँ पर जो दाखिल मरीज़ हैं कोरोना के, उनकी तादाद 604 बताई गई है, और जो वेंटिलेटर पर जो मरीज़ हैं उनकी जो तादाद है वो 112 बताई जा रही है, कि इनमें से 112 लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। और कल जो एक अफसोसनाक खबर आई वो जिना हॉस्पिटल के जो सीनियर रजिस्ट्रार थे वो कोरोना की वजह से जाँ भाग हुए। और मजबूरी तौर पर अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 102 दिनों में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं लाहौर शहर के अंदर, उसकी तादाद 35,000 से ज़ायद है, और अब तक जो अमवात हो चुकी हैं वो 590 हैं। यानी कि कोरोना को काबू करने के लिए अभी तक जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से भी उठाए गए, उनके नताइज जो हैं वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है। और शहरियों पर हुकूमत पहले ही बार बार ये इल्ज़ाम लगा चुकी है कि शहरी जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, ताउन नहीं कर रहे। ताउन इसलिए नहीं कर रहे कि वो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर
जो फैसिलिटीज़ हैं कोरोना के हवाले से वो अपनी जगह, वहाँ पर बेशुमार मसाइल मौजूद हैं। डॉक्टर्स को इश्यूज़ हैं, डॉक्टर्स जो जिस SOPs के लिए आप पब्लिक के ऊपर तो प्रेशर डालते हैं, लेकिन उस SOPs के मुताबिक डॉक्टर्स को वो सब कुछ फराहम करना, और उस पर डॉक्टर्स आपको देखें मुतअद्दिद बार शिकायत कर चुके हैं और वो इवन एहतजाज भी कर चुके हैं बिल्कुल कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर चुके हैं कि हमें वो फैसिलिटीज़ हमें तो कम से कम दी जाए, क्योंकि उनका एक्सपोजर टू रिस्क ज़्यादा है। जिस तरह से पुलिस वालों का एक्सपोजर टू रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो पब्लिक इंटरेक्शन करते हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर, इसी तरह डॉक्टर्स का एक्सपोजर टू रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनका डायरेक्ट पेशेंट के साथ। से बार बार ये बात कही जा रही थी कि वो मरीज जिसके अपने घर वाले उससे दूर हो जाते हैं, जिसके अपने बहन भाई, जिसके अपने पेरेंट्स उससे दूर हो जाते हैं, हमने उसके बिल्कुल करीब रहे, तो वो एक्सपोजर टू रिस्क होने की वजह से उनके ऊपर ज्यादा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उनको ज्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। देखिए, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुकूमत ने अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए फंड हासिल किए हैं, वो बैनुल-अक़वामी इदारों से फंड हासिल किए हैं, उसके लिए बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मुआहदात किए गए हैं और स्पेशल फंड्स जो है वो कायम किए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, अंदरूनी सतह पर, सूबाई सतह पर, सूबों के सरकारी महकमों, यूनिवर्सिटियों ने, मुख्तलिफ इदारों ने आपको बाकायदा फंड्स दिए हैं, डोनेशंस दी हैं। तो आपके पास फंड्स इसलिए हैं कि आप जो इस मुसीबत में मुब्तला होता है तो आपने उसको कैसे असिस्टेंस फराहम करनी है, और उस असिस्टेंस को फराहम करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। महज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम तराशियाँ करना, ये तो आम लोगों का, ये हिज़्ब इख्तिलाफ वालों का काम है ना कि वो इल्ज़ाम तराशियाँ कर देते हैं। हुकूमत तो कहती है हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये इक़दाम उठा लिए। तो आप देखिए कि ये बहरहाल लाहौरियों के लिए ये परेशान कुन बात है कि यहाँ पर जो कोरोना को रोकने के हवाले से जो इक़दाम हुकूमत को उठाने चाहिए थे वो भी नहीं उठाए गए, और जो उठाए गए हैं वो भी लेट उठाए गए हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कीमती जानों का ज़िया होता चला जा रहा है। कल एक और जो बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया वो ये था, शोबा सहाफत के उस्ताद डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख कोरोना की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए। सोमरू साहब, मैं देख रही थी कल पूरे सोशल मीडिया पर जितने हमारे मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स थे, सबकी जानिब से बहुत ही अच्छे अल्फाज में डॉक्टर साहब को याद किया जा रहा था, क्या कहेंगे? देखिए, इससे बड़ी अलमनाक खबर क्या होगी कि मैं डॉक्टर साहब का बराह रास्त तालिब इल्म हूँ और मैंने उनसे 2 कोर्सेज पढ़े हैं मास्टर की डिग्री के दौरान। डॉक्टर साहब ने हमेशा अपने तलबा को जो है ना दिल से लगाया। अब सख्त भी थे बहुत ज़्यादा वो, लेकिन उसके पीछे मकसद ये होता था कि आपके अंदर जो खामियां हैं, कमी कोताहियां हैं, वो दूर हो सके। तो मेरा डॉक्टर साहब के साथ जो ताल्लुक था, मैंने क्योंकि उनके साथ रेडियो में जब मैं काम करता था 2007 से 2009 तक, तो रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरेक्शन होता था। डॉक्टर साहब ने मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को हकीकी मायनों में इंस्टीट्यूट में तब्दील किया और वहाँ पर जो स्टफ़ लाया गया, यहाँ से निकलने वाले ग्रेजुएट्स मीडिया इंडस्ट्री में बैठे हैं, हम वहाँ की प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ की प्रोडक्ट्स हैं, एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया में जितने स्टूडेंट्स इस टाइम हैं, वो सब डॉक्टर साहब का नाम मीडिया इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि आप देखिए कि जो प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के अलावा जो थियोरेटिकल जर्नलिज्म है, जिसको हम डिपार्टमेंट्स कहते हैं, पूरे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स में, वहाँ पर हत्ता के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी जो हैं वो भी डॉक्टर साहब के बराह रास्त शागिर्द हैं। ऐसे तो उनका इस तरह से अचानक इस कोरोना में मुब्तला होकर दुनिया से चले जाना, ये बहुत तकलीफ दे है और ये वाकई एक बहुत बड़ा खला है। लेकिन इसको हम कैसे इसको वो कर सकते हैं? अगर उनकी खिदमात को हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल में एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी को ये चाहिए कि इंस्टीट्यूट के अंदर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख के हवाले से एक रिसर्च चेयर कायम की जाए। बिल्कुल। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख गोल्ड मेडल का ऐलान किया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख के नाम से स्कॉलरशिप का ऐलान किया जाए उन तलबा के लिए जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल। और जो डिजर्व करते हैं लेकिन अपनी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो इस तरह से हम कम से कम डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख को हम याद रख सकते हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, साथ ही साथ उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम भी उनको अता फरमाए। सुमर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है कैसर शरीफ साहब, जो कि प्रोग्रामिंग मैनेजर हैं पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपका वक्त के लिए। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख, बिलाशुबा ये खिलाफ पुर नहीं किया जा सकता, कैसे देखते हैं आप उनकी खिदमत को? जी शुक्रिया। डॉक्टर मुगीस साहब एक अहद थे, एक यानी उनके जो आजकल बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं, उनके भी वो उस्ताद थे हमारे, तो हमारे लिए फादर फिगर थे। और कभी उन्होंने आज तक जो उनकी सबसे बड़ी बात है कि जो उनके 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल के स्टूडेंट्स हैं, कभी किसी का नाम नहीं भूले आज तक। बिल्कुल, वो नाम से जानते थे, उनको पता होता था कि ये करंटली क्या कर रहा है, कौन कहाँ बैठा है, कौन किस में क्या एबिलिटी है, वो डॉक्टर साहब से बेहतर कोई नहीं परख सकता था। डॉक्टर साहब ने बहुत काम किया इस इंस्टीट्यूट के लिए। हमें याद है उस वक्त जनरल अरशद वीसी होते थे और डॉक्टर साहब रोज लगे होते थे कि आज मैंने ये बनाना है, स्टूडेंट्स के लिए ये बनाना है। और जो फैसिलिटीज डॉक्टर साहब ने डेवलप की, वो बाद में उन्हीं मॉडल्स को लेके दूसरी यूनिवर्सिटीज ने भी वही चीजें करने की कोशिश की और कुछ हद तक कामयाब भी हुए। जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी है, उसमें डॉक्टर अरशद साहब हैं, हाफिज साहब हैं जो मैसकॉम के हेड हैं, उन्होंने भी डॉक्टर साहब से बहुत रहनुमाई ली। और आज गुजरात यूनिवर्सिटी का जो मैसकॉम डिपार्टमेंट है वो भी सफ़े अव्वल के डिपार्टमेंट्स में होता है। तो डॉक्टर साहब की जो शख्सियत है, डॉक्टर साहब किसी को उनकी कोशिश होती थी कि मेरा स्टूडेंट कोई पीछे ना रह जाए। तो वो सजेस्ट करते थे स्टूडेंट्स को कि आपने आगे एमफिल करना है, पीएचडी करनी है और आपने टीचिंग करनी है। आपको सूट करता है कि आप रिपोर्टिंग करें, आपको सूट करता है कि आप इंग्लिश जर्नलिज्म में जाएं, आपको सूट करता है कि आप प्रोड्यूसर बने। सही, वो ऐसी रहनुमाई करते थे नामहसूस तरीके से कि लोगों के कैरियर्स बनते जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक गनी छांव थे मैसकॉम डिपार्टमेंट और मैसकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। अब वो पहले डॉक्टर हसन अख्तर नाज साहब जो उनके ही पीछे नक्शे कदम पे चलते थे, वो हमसे रुखसत हुए। अब डॉक्टर साहब रुखसत हुए तो यकीन नहीं आता कि डॉक्टर साहब जैसी शफीक हस्ती जो है वो लम्हों में हमसे जुदा हो गई। और हम इतने पूरे यकीन थे कि डॉक्टर साहब तो फाइटर हैं, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल जाएंगे, आराम से वापस आ जाएंगे। इवन वेंटिलेटर पे भी गए तो हम यही सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब की विल पावर इतनी है और उनका एम इतने हाई है कि वो उनको पूरा किए बगैर कैसे जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी, और ये वो मरहला है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अल्लाह ताला की मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब आपके वक्त के लिए। जिस तरह से कैसर साहब ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बताया कि स्टूडेंट्स की रहनुमाई करते थे, अपने एक स्टूडेंट का नाम याद रखते थे, तो मेरे ख्याल से बहुत कम असातिज़ा जो हैं इस तरह से अपने स्टूडेंट्स को इतना वक्त दे सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ तक कि जब तक वो किसी जॉब के सिलसिले तक ना पहुंच जाएं, उनकी रहनुमाई करते रहे। तो ये सेरा जाता है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब के सर पे, जिनको आज उनके स्टूडेंट्स भी उसी तरह से याद करें जैसे सुम भी जिक्र किया। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ये कहते हैं कि अपोजिशन ने कोरोना पर ज़बानी जमा खर्च का रिकॉर्ड कायम कर दिया है और अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, अवाम की हर हद तक मदद करेंगे, ये कहना है वज़ीर आला का। अपोजिशन ने ज़बानी जमा खर्च का रिकॉर्ड कायम किया है। शोमरू साहब, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, इस बयान से पहले जो एक छोटी सी वो सुर्खी बनाई हुई है, अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवाम तो सुबह की 10 करोड़ से ज़्यादा है, हम तो उसकी बात ही नहीं करते। आपने तो कोरोना मरीजों को तनहा छोड़ दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और कैसे तनहा छोड़ा कि उन्हें जो बुनियादी अद्वियात मिलनी चाहिए थी, जिस अद्विया को बतौर इलाज या बतौर ट्रीटमेंट के लिए
रिकमेंड किया जाता रहा, नाम सामने आया, वो ब्लैक में फरोख्त होना शुरू की या वो गायब हो गई। तो अवाम को तो तनहा छोड़ आपने दिया। अवाम को तनहा इस तरह से भी छोड़ा कि आपकी हिम्मत से बाहर हुआ काम। आपने कहा कि हम इसको अब मैनेज नहीं कर सकते, आपने घर में क्वारंटीन की ऑप्शन दे दी। नहीं, आप जाने, आपका काम जाने। यही नहीं किया, बल्कि आपने उनके ऊपर इक्तिसादी बदहाली के बम गिराए। बिल्कुल, आपने इक्तिसादी इस्तेहसाल करने वाले गिरोहों को, इदारों को ताकतवर बना दिया और खुद जो है सेक्रेटेरिएट से बैठ के अपने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से बैठ के महज बयान जारी किए गए, और बयान भी वो नीचे का एक अमला है वो जारी कर देता है, और ये तो पता नहीं वज़ीर आला साहब को मालूम भी है या नहीं मालूम कि क्या बयान जारी किया गया। तो आवाम को तो तनहा छोड़ा है आपने, पिछले 2 सालों में छोड़ा है। किस पब्लिक प्लेस पर आपने जाके आवाम के साथ जो है बैठ के बातचीत की है, ये जानने की किस कोशिश की है कि पब्लिक प्लेस पर मसला क्या जाके है? आपने पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करके उनसे पूछा है? आप तो अपने उस कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। उस एसी एयर कंडीशन की ऐसी जो है ना वो एक नशा है, और उस कुर्सी का ऐसा नशा है कि आप दोनों बाजुओं और दोनों टांगों से पकड़ के बैठे हैं उसको कि बस इस कुर्सी से ना उतरा जाए। तो मेरी बात सुने, अपोजिशन भी बयान देती है, हुकूमत भी बयान देती है, अवाम उनकी भी सुन लेती है, इनकी भी सुन लेती है। चलिए, ऑपोजिशन तो ज़बानी जमा खर्च कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है वो भी तो नजर आ रहा है। चलिए, ऑपोजिशन तो कुछ नहीं कर रही है, ऑपोजिशन का काम भी ऐसा सच नहीं है, हुकूमत का काम है ना। बता दिया ना, वो अवाम जो है अपोजिशन वालों के बयानात भी सुन लेती है, हुकूमत वालों के बयानात भी सुन लेती है, लेकिन इनको अंदाजा उस वक्त होगा जब दोबारा आम इंतखाबात आएंगे और ये पब्लिक के पास वोट लेने के लिए जाएंगे। तो पब्लिक इनसे सवाल करेगी कि आपने हमारे लिए क्या किया। चलो, प्रीवियस गवर्नमेंट्स या मुस्लिम लीग नून कम से कम ये कह देती थी हमने जी गली पक्की कराई है, हमने जी रंग रोगन कराया है, हमने जो है वो देखो अंडरपास बनाया है। चलो, गलत सही वो एक अलग बहस है, लेकिन कुछ पेश करने के लिए तो है ना, पेश कर, ये क्या पेश तो बताने के लिए है थी ना, ये क्या पेश करेंगे? वो कागजात जो फाइलों में पड़े हैं, वो दस्तावेजात जो महज जो है वो आपको क्या बात सुनने को मिलेगी कि माजी की हुकूमत का ये था तो हम कुछ नहीं कर पाए। देखें, ये अभी तक तो ये ठीक है, लेकिन अगले 2 साल बाद जब इलेक्शन मुहिम शुरू होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा ये रहा है ना कि आपने सारा कुछ पिछली हुकूमत पे डाल के अपने आप को बरीज जिम्मा करा दिया। आप अपने आप को डिसेप्शन दे रहे हैं ना। जब आप अपने आप को डिसेप्शन में रख रहे हैं तो उसका नुकसान आप खुद बर्दाश्त करेंगे। पब्लिक तो बर्दाश्त कर ही रही है, आपको भी करना पड़ेगा। और वो नुकसान सिर्फ ये नहीं होगा कि आपकी हुकूमत नहीं बनेगी, बल्कि आपने अगर यही रवैया इख्तियार किए रखा तो आपका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बिल्कुल, फिर आप ऑप्शन भी नहीं रहेंगे। यहाँ पे हम लोड शेडिंग की बात करें, वजीर तवानाई साहब हमारे शो में आए जो कह के गए जी माजी की हुकूमत ने ऐसे मंसूबे बना दिए, ऐसे एग्रीमेंट कर दिए, ऐसे मुआहदे कर दिए कि हमारे हाथ पांव बांधे गए, हम उससे बाहर ही नहीं निकल सकते और उसका नुकसान हमें हो रहा है। आप नए मुआहदात कर लें। देखिए, बात यह है कि हुकूमत जो है, मैंने अभी जो बात की है ना, इस पार्टी के पास अगर ये पार्टी बतौर ऑप्शन अभी मौजूद है ना, तो मुस्तकबिल में शायद ये भी ना हो अगर इनका यही रवैया रहा डिलीवरी के हवाले से। तो हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि वो पब्लिक को डिलीवर करती है। माजी की हुकूमतों में बेशुमार मसाइल और खराबियां हैं, उस पर हम सब कायल हैं, लेकिन उनको हुकूमत को अवाम के सामने बतौर मलम्माकारी पेश करने के लिए कुछ ना कुछ होता था। 5 साल बाद कुछ ना कुछ था। आप तालीम उठाएं, सेहत उठाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर उठाएं, ट्रांसपोर्ट उठाएं। लाहौर के साथ तो आपने ये सलूक किया, जो लाहौर की लोकल ट्रांसपोर्ट थी उसका सत्यानाश कर दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। मेट्रो आपसे नहीं चल रही, बाकी बसें आपसे नहीं चल रही। तो आप तो हर शोबे के अंदर जो है नाकामी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और बड़ी तेजी से उस खाई के अंदर गिर रहे हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। तो बतौर पार्टी जो है सब मिलके अपनी अपनी सतह पर, चाहे वो वजीर है पार्टी का, चाहे वो MP है, वो अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। वो सारे अपना अपना हिस्सा बबरकत हिस्सा डाल के उस पार्टी को खाई में डालने की पूरी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और एंड यही होगा कि फिर
ये जो है ना हाथ उठाए फिरेंगे किसी और पार्टी के सामने कि हमें टिकट दे दो, हमने इलेक्शन लड़ना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी कोरोना के ये असरात हैं जो कि अब टाइम टू टाइम इस तरह से सामने आते रहेंगे। अगली खबर की तरफ हमारी जाएंगे जो कि हमारे पास है जी। मवेशी मंडियों में कुर्बान गाहें बनाने की तजवीज, SOPs की तैयारी शुरू कर दी गई है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई सुथराई के निजाम, सिक्योरिटी पुलिस के हवाले की जाएगी। सुमरू साहब, ये तो बात की चीज है मेरे ख्याल से। सबसे पहले मवेशी मंडियां लगेंगी, सवाल ये है मेरा। पहला बुनियादी तौर पर खबर यही बननी चाहिए थी कि क्या लाहौर में मवेशी मंडियां लगेंगी तो ये सब कुछ होगा ना। मवेशी मंडी लगाने या ना लगाने से मुतल्लिक अभी कोई फैसला बिल्कुल, अभी तो उसमें तजावीज मांगी जा रही है, ऑनलाइन खरीदारी पे तजावीज मांगी जा रही है। तो अभी उन मवेशी मंडियों के अंदर कुर्बान गायें बनेगी, वहाँ पुलिस तैनात होगी, वहाँ पे SOPs बनेंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार तैनात होंगे। ये तब बनेंगी सारी चीजें जब ये बात तय होगी कि मवेशी मंडियां लगेंगी। क्योंकि सिंध हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर जो तजावीज सामने रखी मवेशी मंडियां ना लगाने के हवाले से, वो अगर पंजाब गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेती है तो फिर वो कुर्बानी के जानवर कहाँ जाएंगे, उनकी खरीदो फरोख्त कैसे होगी। और ये इस वक्त जो लोग कुर्बानी करते हैं हर साल वो बड़े फिक्रमंद हैं। और फिर व्यापारी जिन्होंने पूरा साल जानवरों की देखभाल की है, वो सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। ये पूरा एक सर्कल है। बिल्कुल, उस व्यापारी से लेके उस सनत तक जो पूरी वो चीजें ट्रेवल करती हैं, वो उस पूरे सर्कल को अगर हुकूमत ने प्रॉपर तरीके से प्लान ना किया तो ये एक नया डिजास्टर होगा और इस तबाही की जिम्मेदार बरह रास्त हुकूमत होगी। और इंतहाई तशवीशनाक बात यह है कि अभी तक इस पर हुकूमत संजीदा नहीं है, हुकूमत के यहाँ कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। इजलास के अंदर वज़ीर आला की सतह पर अभी तक कोई फैसले नहीं किए गए, कोई डायरेक्शन जारी नहीं की गई कि आप ये इंतजामात करें। अभी आप महज तजावीज़ के स्टेज के ऊपर खड़े हैं, आप एक प्री स्टेज पर हैं जिस पर आपको अभी अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या ये फैसला होगा या नहीं होगा। या मुझे लगता है पंजाब हुकूमत कहीं से डायरेक्शन के लिए इंतज़ार में बैठी है कि कहीं से कोई डायरेक्शन आएगी तो फिर वो जो है इसके ऊपर फैसला करेंगे। देखिए, व्यापारी परेशान है, वो सारा साल जानवर पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस नीयत से करते हैं कि ये कुर्बानी का जानवर जो है हम मार्केट में जाएंगे, इसको फरोख्त करेंगे और उससे हमें आमदन हासिल होगी, हम घर चलाएंगे। हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ये दावा करती है कि हम पब्लिक के साथ हैं और अब हम पब्लिक को इक्तिसादी मसाइल से बाहर निकालेंगे। तो अगर इस पर पेशरफ्त नहीं हो रही या इसको अभी तक संजीदा नहीं लिया जा रहा तो इसका मतलब आप पब्लिक को एक नए मसाइल से दो चार करने के लिए आप दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो इन्हें चाहिए कि पहले फौरी तौर पर यह फैसला करें कि शहर के अंदर मवेशी मंडियां लगेंगी और उसके बाद के फैसले ये हैं कि वहां पर SOPs का ख्याल रखा जाएगा, पुलिस एहलकार तैनात क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की ये बात की चीजें हैं। लेकिन आप ये फैसला तो कर लेना, पंजाब गवर्नमेंट को ये फैसला करना चाहिए। ये फैसला सिर्फ लाहौर के लिए नहीं होना, ये पूरे सूबे के लिए होना है। और अब अभी बहुत सारे लोग प्लान भी यही कर रहे हैं, हर घर में ये बातचीत हो रही है कि आया मवेशी मंडी लगेगी कि नहीं, किस तरह से वो अपने कुर्बानी के जानवर की खरीदारी करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ ना कि दोनों परेशान है, व्यापारी भी परेशान है और उतना ही खरीदार भी परेशान है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। 3 माह की बंदिश, मेट्रो बस को 35 करोड़ 86 लाख रुपए का नुकसान। मेट्रो बस का मुकद्दर मेरे ख्याल से सुमरू साहब सिर्फ और सिर्फ अब नुकसान ही रह गया है और ये नुकसान अल्टीमेटली किसका नुकसान है? लाहौरियों का नुकसान है। देखिए, ये मेट्रो बस का मुकद्दर नहीं है, पंजाब की आवाम का मुकद्दर जो है ना वो यही लग रहा है। वही अल्टीमेटली ये हमारा नुकसान है। तो बात ये है कि शहर की इतनी बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, इनका मुकद्दर अब सिर्फ और सिर्फ नुकसान। देखिए, रोजमर्रा की बुनियाद पर यहाँ पर 1.25 लाख के करीब शहरी सफर करते हैं। आपने वो सर्विस बंद कर दी, लेकिन उस सर्विस के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जिनको आपने हर महीने पैसों की अदायगी करनी है, वो अदायगी तो कर रहे हैं आप और वो पैसे आपने देने हैं। आमदन आपको हो नहीं रही। जब आमदन आपको हो नहीं रही, तनख्वाहें आप अदा कर रहे हैं। आपकी अथॉरिटी का जो CEO है वो भी तनख्वाह ले रहा है। बिल्कुल। अच्छा भाई, मेट्रो बंद है तो आप किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? आप कहें मैंने तनख्वाह नहीं लेनी।
आपके नीचे का पूरा मातहत अमला जो है वो तनख्वाह ले रहा है, आपके जो ऑपरेशनल सर्विसेज के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो वैसे चल रहे हैं, तो आमदन हो नहीं रही तो खसारा तो बढ़ेगा। ऐसे ही। अब वो जो पैसे अदा किए जाएंगे वो पब्लिक मनी से पैसे अदा किए जाएंगे ना, तो आपने वो पब्लिक मनी से पैसे उठा के प्राइवेट कंपनीज को अदा कर रहे हैं और पब्लिक को ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी मैसर नहीं है। अच्छा, एक बात अब समझ नहीं आती कि आप अगर निजी बसों को एसओपीज के तहत चलवा सकते हैं तो फिर अपनी बसें आप एसओपीज के तहत क्यों नहीं चलवा रहे? या तो शहर पूरा जो है, ये तो अब बंद हुआ ना, 7 इलाके बड़े बंद कर दिए, इससे पहले जब शहर पूरा खुला है, हफ्ते में 5 दिन कारोबारी सरगर्मियां हो रही हैं, तो आप 5 दिन मेट्रो भी खोल दें। बिल्कुल। आप शाम 5 बजे के बाद मेट्रो बंद कर दें। जैसे एसओपीज की वहां बात की जा रही है, वो एसओपी यहाँ पे भी आप फॉलो करा लें। अब ये क्यों नहीं हो रहा? ये हमें समझने की जरूरत है। ये इसलिए नहीं हो रहा कि जनाबे वजीर आला साहब जो हैं उनको इस बात का इदराक ही नहीं है कि पब्लिक मनी का ज़िया किस तरह से किया जा रहा है। अब बात यह है कि जब वजीर आला पंजाब जो है वो मुतलका हुकाम को साथ नहीं बिठाएंगे, उनकी सर्जनिश नहीं करेंगे, उनसे पूछगछ नहीं करेंगे, तो फिर यही होगा ना, आपके अवाम के टैक्सों के जमा करदा रकम जो है वो निजी कंपनियों की जेबों में जाएगी और आवाम को उसकी सर्विस भी नहीं मिलेगी। देखिए, एक तो ये है ना कि आप पब्लिक मनी उठा के अदायगी कर रहे हैं, चलो उसके बदले पब्लिक को सर्विस मिल रही है, उनको अब आप उसको सर्विस भी नहीं दे रहे और पैसे भी उनके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये इसके जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब है ना, अथॉरिटी को तो वही देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन होगा इसका अपनी सुमर साहब, वक्त कम है, हमने बता दिया जिम्मेदार कौन है, भुगत कौन रहा है, आवाम भुगत रही है और इसी तरह से भुगतती रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, इसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हमारे पास है जी सैमसंग गैलेक्सी A9 और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है जी 79,999 रुपीज। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Huawei Honor 9, 47,999 रुपए में ये आप खरीद सकते हैं। Oppo A52, 34,999 रुपए इसकी कीमत है। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। और इसके बाद Honor 8A और इसकी कीमत है 19,999 रुपए। जी तो नाज़रीन, ये तो है मोबाइल रेट्स, आपने जान लिया। प्लान आपने करना है कि आपने कौन सा मोबाइल खरीदना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब रेट्स जो हैं मोबाइल्स के बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई आगे हो रही है, तो ये चीज़ें मैनेज करना अब आपने खुद मैनेज करना है कि आपने किस कीमत में कौन सा मोबाइल खरीदना है। खैर, आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो कि है बचत बाजार। जी तो सेल्स का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले सेल कहाँ कहाँ लगी हैं। ब्रांड है हमारे पास जुनैद जमशेद, जहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर आपको 50% ऑफ मिलेगा। आप यहाँ पर जाकर खरीदारी कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी की ऑप्शन भी आपके पास है। निशात लीलन, यहाँ पर फ्लैट 25% ऑफ है। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, सेल्स आपको हम बता देते हैं कहाँ कहाँ लगी हैं। अब यहाँ पर जाना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑब्वियसली हम अगर आपको ये चीज़ आसानी पैदा कर रहे हैं कि यहाँ पर आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं, तो ये चीज़ साथ मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप जा रहे हैं तो SOPs को फॉलो ज़रूर करें। घर से निकलें, महदूद वक्त के लिए निकलें, शॉपिंग ज़रूर करें, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर जो एक विंडो शॉपिंग वाला हम देखते थे आंसर होता है, उसको ख़त्म कर दें। जहाँ कहीं पर भी जा रहे हैं मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, डिस्टेंस मेंटेन रखें और इसके साथ साथ ग्लव्स, सैनिटाइजर का इस्तेमाल। ये बेसिक चीजें हैं जिससे आप अपना निजाम जिंदगी तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन इन चीजों को फॉलो करते हुए आप कहीं पर भी जाना चाह रहे हैं आप जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कार4 पर प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जी हमारे पास है ट्रिक्टोन नॉन सेक गिफ्ट
सेट है और इसकी कीमत मैं आपको बताती चलूँ 7,199 रुपये इसकी कीमत है। प्रमोशन पर यह आपको 4,999 रुपये का मिलेगा। 2,200 रुपये इस पर आप बचा सकेंगे। मनुसलवा चिकन नगेट्स, कीमत उसकी रिटेल प्राइस 549, प्रमोशन पर 523 रुपये में अवेलेबल है। 26 रुपये इस पर आप बचा सकते हैं। ये तो थी सेल्स और प्रमोशन। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, आज के भाव। सब्जियों की कीमतें क्या हैं, हसन ने ज्वाइन किया है। जी हसन, बताइए मार्केट में सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, शहर में अगर महंगाई की बात की जाए तो बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। अमली तौर पे कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नज़र नहीं आते और ख़ास तौर पे सब्जियां, फल और मुर्गी का गोश्त जो है उसकी ना तो कीमत में कोई कमी देखी जा रही है और ना ही इसके साथ साथ जो सरकारी नकनामा है उसके मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में सब्जियां, फल और जो मुर्गी का गोश्त है उसकी फ़रोख्त मुमकिन हो सकी है। जबकि अगर बात की जाए कीमतों के हवाले से तो आलू आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 60 से 70 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज 30 से 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। लहसन जो है वो 250 रुपये से लेकर और 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अदरक जो है वो 350 से लेकर 400 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह से मुर्गी के गोश्त की कीमत में गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मज़ीद 4 रुपये की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त जो है उसकी कीमत 257 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुकर्रर तो कर दी गई, लेकिन शहर के बहुत से इलाकों में सरकारी नरख़नामे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अगर महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो कम अज़ कम अपने जारी करदा सरकारी नरख़नामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियाँ, फल और मुर्गी की गोश्त की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर में रिलीफ मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे। और हसन की एक लाइन मुझे बहुत जबरदस्त लगी है कि वो ये है, शहरी ये कह रहे हैं हुकूमत अगर महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती, अवाम ये चीज मान गए हैं कि हुकूमत के बस से बाहर ये चीज हो चुका है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। नहीं कंट्रोल कर सकती, महंगाई ना करे, लेकिन अवाम का मुतालबा अब ये है कि खुदारा सिर्फ और सिर्फ ये कर ले कि ये जो कागज का टुकड़ा जिसे सरकारी निर्खनामा हुकूमत कहती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहती है, जो दुकानों पर आवेजा होता है उस पर कीमत जो है वो यकीनी बना दे। और अगर जहां कहीं पर भी उस कीमत पर आपको सामान मिल रहा है, सब्जी फल मिल रहे हैं, तो वहां पर अनफॉर्चुनेटली सब स्टैंडर्ड चीजें रख दी जाती हैं कि ये गवर्नमेंट रेट है, इस पर आप ये चीज खरीद सकते हैं। अच्छी चीज खरीदनी है, मयारी चीज खरीदनी है तो वो ये है, इसका रेट हम अपनी मर्जी से जो है वो लेंगे। ये चीजें कौन देखेगा, ये चीजें किसकी जिम्मेदारी है? अवाम को पता लग चुका है कि हुकूमत के बस से बाहर है, फिर भी अवाम रिक्वेस्ट ये कर रही है कि जो नरखनामा है उसमें उनको मयारी चीजें फराहम कर दी जाएं ताकि उनकी मुश्किल कम अज कम आसान हो सके। सब्जियों की कीमतें आपने जान ली, मीट रेट की तरफ जाएंगे। जेनेट शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बीफ पर केजी मिलेगा 633 रुपए में। बीफ मिन्स अवेलेबल होगा 899 899 रुपए में। इसके बाद जी मटन पर केजी यहाँ पर अवेलेबल है 1403 रुपए में। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1649 रुपए में। चिकन के रेट्स क्या हैं जी? गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 177 रुपए में अवेलेबल है शहर में, और इसके बाद इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 257 रुपए में। और यहाँ पर भी यही सिलसिला है कि गवर्नमेंट रेट तो निकाल दिया गया है, इसके बाद शहर में किस कीमत पर ये गोश्त मिल रहा है। सस्ता प्रोटीन जिसको हम कहते थे वो भी आवाम की पहुंच से बाहर है, हर कोई मनमानी कीमत वसूल कर रहा है। परेशान है तो सिर्फ अवाम। आगे बढ़ेंगे, एग ग्रेड्स का जिक्र कर लेते हैं। एग ग्रेड्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले रिटेल प्राइस 120 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। होलसेल पर 118 रुपए दर्जन में अंडे आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप जाएंगे गोरमे पर खरीदारी के लिए तो 1 रुपए इजाफे के साथ 119 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो कि है माल का हाल। एक नजर गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर।
जी तो नाज़रीन, करेंसी रेट्स क्या हैं ये भी आपने जान लिए। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम दोबारा यहाँ पर मौजूद होंगे, आपको ज्वाइन करेंगे और आज के मेहमान से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जो है हमारा आज का है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है जो कि अब हम मुआशरे में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, मायूसी। हमारी नौजवान नस्ल इस कदर मायूस होकर रह गई है कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, कल एक खबर आपके साथ डिस्कस की थी कि पबजी गेम खेलने की वजह से मना किया गया तो एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली गले में फंदा डालकर। ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हमारी नौजवान इतनी मायूस होती चली जा रही है? फिर मायूसी का आलम यह है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे घरों के बच्चे बच्चियां भी जो हैं वो इस तरह की चीजों में मुलविस नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं बेरावरी इस कदर बढ़ गई है, चोरी डकैती की वारदातें इस कदर बढ़ गई हैं कि हम खुद परेशान होकर रह गए हैं कि बच्चे हमारे, नौजवान हमारे क्यों इतने मायूस होते चले जा रहे हैं कि वो इंतहाई इकदाम उठाने पर भी मजबूर होते चले जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? किस तरह से नौजवान जो है वो सीधे ट्रैक पे जा सकते हैं? कोशिश तो हमने ये की थी कि हमारे मेहमान जो कि हमें ज्वाइन करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब, जिनको हम स्टूडियो में बुलाएं, और खासे इंतजार के बाद हमें ये पता चला कि चूंकि इर्द गिर्द रास्ते उनके बंद थे, जिस इलाके से उन्होंने आना था लॉकडाउन था, तो इस वजह से उनको खासी परेशानी का सामना रहा, वो यहाँ पर नहीं पहुंच सके। लेकिन उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो उन्हीं से जान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पहुंचने के लिए क्या मामला पेश आया। अस्सलाम वालेकुम कासिम अली शाह साहब, क्या हाल चाल है? मना बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा सबसे पहले बड़ा चैलेंज सुबह से जो मैं फेस कर रहा हूँ वो ये है कि मैंने दफ्तर पहुंचना था, इसमें रास्ते बंद थे, और अब मैंने आपके स्टूडियो आना था, इसमें रास्ते बंद थे, और बड़े बुरे तरीके से जिना हॉस्पिटल वाली जो रोड है उस रोड पे, और कह लीजिए जो लिंक्स हैं मॉडल टाउन के सारे वो बंद हैं। इकबाल टाउन के इशारों पे नाके लगे हुए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक बड़ा इख्तलाफ और एतराज करना चाहूँगा। ये जो कोरोना है, ये इस मास्क से इसकी बचत है। हम यही कब से सिखा पढ़ा रहे हैं कि मास्क से आप बच सकते हैं कोरोना के जरिए। मुझे बताएं, ये जो नाके रोडों पे, मेन रोड्स पे इन्होंने लगाने शुरू किए हैं, इससे कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं? ये गलियों को सील कर दें, मोहल्लों को कर दें, लेकिन अगर मेन रोड्स को सील करते हैं तो कितनी लोगों की बुरी हालत होती है। मैंने अपनी आंखों से कई एम्बुलेंसेस को फट से देखा है, मैंने लोगों को बड़ी तकलीफ में, अजियत में देखा है। और आप मुझे बताएं कि जो बंदा अपनी मंजिल पे पहुंच रहा है वो इतनी फ्रस्ट्रेशन की हालत में रोड पे, वो गाड़ियों के साथ टच कर रही हैं, हॉर्न दे रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं। मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ कि ये सब के सब जो हमारे पूरे सिटी को चलाते हैं और सारे के सारे ऑफिसर्स हैं, इनकी स्ट्रेटजी आप देखिए कितनी नाकाम है। वो लोगों को आसानी देने की बजाय लोगों को मुश्किल देने की स्ट्रेटजी आपको नजर आएगी उनकी। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, मैं इनको दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको थोड़ी बहुत को फहम और अकल भी अता फरमाए। अच्छा, आज का जो मौजू है वो मायूसी के हवाले से आपने बात की। इसमें कोई शक नहीं है कि WHO के जितने रिकॉर्ड्स हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। सुसाइड जो है, उन्होंने देखा कि ज्यादातर जो रुझान है वो 17 से 29 साल के लोगों में सुसाइड का रुझान ज्यादा है। इवन 17 से 29 साल के बच्चों में मौत की दूसरी वजह सुसाइड है। इसके साथ ढूंढा कि सुसाइड जो है वो करने का रुझान तरक्की पजीर ममालिक में है, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी है। यानी कोई लाजिम नहीं है कि मुल्क अगर बड़ा खुशहाल है तो वहां सुसाइड नहीं है। वहां पर भी, कोरिया में आप देख लीजिए कितनी सुसाइड है, जापान में सुसाइड है, अमेरिका में सुसाइड है, इंडिया में बहुत ज्यादा सुसाइड है। अच्छा, अब होता यह है कि इसका ताल्लुक पबजी के साथ या इन चीजों के साथ इतना नहीं है। ये यानी हम असल में वो इवेंट या वाकया देखते हैं कि इसका दिल गया, किसी की महबूबा छोड़ गई, किसी को नौकरी से निकाल दिया गया, किसी को बाप ने डांटा, किसी को माँ ने जेब खर्च नहीं दिया तो सुसाइड कर ली। ये वाकया है जिसके पीछे अगर आप जाके ढूंढेंगे, खुरेदेंगे तो ऐसा शख्स नॉर्मल नहीं होता। दुनिया में सुसाइड की 25% जो वजह है, WHO गूगल के रिकॉर्ड पे सब चीजें पड़ी हैं, 25% वजह ज़हनी बीमारियां हैं। और इस 25% वजह में सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है। यानी डिप्रेशन का मरीज जो है उसमें सुसाइड का रुझान आम बीमारी का जिक्र किया, डिप्रेशन का जिक्र किया, मैं इस चीज से एग्री करती हूँ। लेकिन जब तक हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये सब कुछ डिप्रेशन की वजह से या किसी ज़हनी बीमारी की वजह से है, तब तक पानी सर से गुजर चुका होता है। तो किस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई शख्स ज़हनी बीमारी में मुब्तला है, डिप्रेशन का शिकार है? अच्छा देखिए, कोई भी शख्स जो हमें सुन रहा है, ये मैं सादा बातें करने लगा हूं, यानी जिसकी टर्म्स मेडिकल वाली नहीं है, ये टिपिकल साइकोलॉजी की मैं टर्मिनोलॉजी से इस्तेमाल नहीं कर रहा।
अगर कोई भी शख्स अक्सर उदास रहता है, गुमसुम रहता है, बुझा हुआ रहता है और बाहर की दुनिया में सब चीजें ठीक होने के बावजूद उसकी अंदर की दुनिया बिल्कुल वीरान सी रहती है, इसका मतलब है उसके साथ कोई ज़हनी आर्ज़ा है। एक बंदा खुश होने के वक्त में रो रहा है और रोने के वक्त में खुश हो रहा है, इसका मतलब है उसके साथ कोई प्रॉब्लम जरूर चल रही है। एक बंदा जिसकी मूड स्विंग्स आती हैं और उसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली, ऐसा वाकया होता है, बाहर कुछ नहीं हुआ होता, वो सपोज करता है किसी भी सिचुएशन को और अपने जहन में किसी भी चीज को सोचता है और उसके बाद वो शदीद जजमेंटल हो जाता है, वो अब माइंड के हाथों तंग आता है और वो चीजें सोचने लग पड़ता है जो हकीकत में नहीं होती। तो इसका मतलब उसके साथ कोई ज़हनी आर्जा या कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बाकी मूड डिसऑर्डर है, बिहेवियर के डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर है, वो उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाता। लेकिन डिप्रेशन, सबसे ज्यादा चीज जो डिप्रेशन की वजह से पैदा होती है वो नाउमीदी है, और नाउमीदी की हालत में इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखता। और ये नाउमीदी ही आपको बहुत ज्यादा दूसरी जगहों पे ले जाती है। ये नाउमीदी है जिसे हम देख रहे हैं कि हमारे शहर की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, नौजवान नशे के आदी होते चले जा रहे हैं, खुदकुशी, ये सब नाउमीदी के जो हैं वो हमें जड़ें फैलती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, नाउमीदी दरअसल इंसान को नाउमीदी से निकलने के लिए अक्सर लोग जो रहते हैं रास्ता, वो एस्केप का रास्ता होता है। नशा क्या है? नशा हकीकत से फरार का नाम है। नींद की गोलियां क्या है? हकीकत से फरार का नाम है। आप कोई ऐसे थ्रिल की एक्टिविटी ऐसी करने लग पड़े हैं, आपको क्राइम करने लग पड़े हैं। क्राइम में जो क्राइम को जानते हैं, क्राइम रिकॉर्ड में बड़े बड़े खाते पीते घरों के बच्चों के रिकॉर्ड्स में नाम आ जाते हैं जिनके पास कोई मुआशी तंगी नहीं होती, लेकिन वो एक अपने जुनून में, एडवेंचर में इस तरह के काम करने लग पड़ते हैं और राह फरार ढूंढते हैं। तो होता यह है कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखना चाहिए कि इनमें कोई ज्यादा नाउमीद तो नहीं है, इनमें कोई ज्यादा डिप्रेस तो नहीं है, इनमें कोई ऐसा तो नहीं है जो राह फरार ढूंढ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जो हकीकत का सामना नहीं कर पा रहा। अब डिप्रेशन भी दो तरह की शक्लों में आता है। बाज लोगों को डिप्रेशन होता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और वो हर वक्त कुछ ना कुछ अंदेशे सोचने लग पड़ते हैं। बाज लोगों को डिप्रेशन आता है, उनको नींद ज्यादा आने लग पड़ती है। तो हमें वो सारी डिटेल्स को समझ के थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए, आसानी देनी चाहिए, और सबसे बढ़ के हमें एहतियात ये करनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द का हमारा कोई अपना प्यारा वो डिप्रेशन की तरफ जाके, नाउमीदी की तरफ जाके सुसाइड की तरफ ना चला जाए। सही। कासिम अली शाह साहब, मुझे ये बता देंगे मायूसी को हम खत्म कैसे करें? हमारी अपनी फैमिली में एक ना एक बंदा हमें ऐसा नजर आता है जो कि हालात से मायूस होता है, जो कि इस सूरत हाल से मायूस होगा, जो कि कुछ ना पास होने की वजह से मायूस होगा। इसको खत्म कैसे करें? कौन सा ऐसा पॉजिटिव अमल है जिसको अगर रूटीन में अपनाया जाए तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे? अना अगेन सादा जो मशवरे हैं, जो फिर मैं कहूँगा कि कोई एक टिपिकल साइकोलॉजिस्ट वाले मशवरे नहीं है, एक आम कोच और एक सादा एडवाइस देने वाले के मशवरे। उसमें सबसे पहला मशवरा यह है कि जिंदगी की मुस्बत चीजें जरूर देखें। आपकी जिंदगी में अच्छा क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में अल्लाह का करम कितना है, आपकी जिंदगी में कितनी ब्लेसिंग्स हैं, उनको काउंट करें और शुक्र अदा करें। एक बात याद रखिएगा, जहनी सेहत की सबसे बड़ी अलामत अगर है ना, दो चीजें हैं, एक खुश होना है, खुशी, और दूसरा जो है वो शुक्रगुजारी है। जितना ज्यादा आप शुक्रगुजार होते हैं, ब्लेसिंग्स को गिनते हैं, अल्लाह के करम को शुमार करते हैं और नेमतों को शुमार करते हैं, उतना ज्यादा आप जहनी तौर पे मुतमईन भी रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। इसके साथ साथ आपको सोशल रहना चाहिए। एक बात याद रखिए, जो जुड़ा हुआ बंदा है उसका कैथारसिस हो जाता है, वो वेंट आउट करता है, वो बोल लेता है, वो कहीं ना कहीं कह के अपना दिल हल्का कर लेता है। इशफाक अहमद साहब का बड़ा अच्छा जुमला बोला जाता है। इशफाक साहब कहा करते थे, हर पाकिस्तानी को एक कंधे की जरूरत है जिस पे वो सर रखे, रोए और फिर दोबारा से जिंदगी का सफर शुरू कर दे, कि कहीं ना कहीं उसका कैथारसिस हो जाए थोड़ी बहुत बातचीत करने से। हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम लोगों को नसीहत करते हैं, हम बोलते हैं, हम लोगों को सुनते नहीं है। याद रखिए कि कोई तकलीफ में है तो उसको एक ऐसा गम गुसार चाहिए होता है जो नसीहत ना करे बल्कि उसको सुने, उसका कैथारसिस कर दे, उसका बोझ हल्का कर दे, उसका दिल हल्का कर दे। तो आप इस माशरे में देखेंगे यहाँ नसीहत बढ़ गई है, यहाँ मिंबर से भी नसीहत मिलती है, मीडिया पे भी नसीहत मिलती है, सोशल मीडिया, सेलफोन भी पूरा दिन हमें कितनी नसीहतें भेजता है और कितने लोग आपको नसीहत कर रहे हैं। इस सारी हालत में कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर आपको कुछ सुनने लग पड़ता है तो आपका दिल का दुख हल्का हो जाता है और आप नॉर्मल रहने लग पड़ते हैं। फिर तीसरी चीज मेंटल हेल्थ के लिए वो अल्लाह पे भरोसा और तवक्कल है। आप अपने सारे काम मुकम्मल कीजिए और उसके बाद अल्लाह पे छोड़ना सीख लीजिए। आप देखिए कि रब आपको कैसे कैसे प्रोटेक्ट करता है, रब आपको कैसे कैसे नवाजता है, वो किस किस बहाने से रिस्क देता है, उसने कहां से आपको नवाजा और कहां पहुंचा दिया। अगर माजी में अल्लाह इतने खैर के आपकी जिंदगी में लोग शामिल करता रहे तो आगे भी अल्लाह ताला अपना कर्म लाजमी करेगा।
बिल्कुल, ये वो सब चीजें हैं जो कि आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, अपने थिंकिंग को पॉजिटिव रखेंगे, तो आप सोचते भी रहेंगे और इन सब चीजों पे अमल भी करते रहेंगे और आपकी जिंदगी खुशहाल भी होती चली जाएगी। कासिम अली शाह साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, खुदकुशी जिस तरह से हम देख रहे हैं नौजवान नस्ल में, अब ये बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, हम इसका खात्मा किस तरह से कर सकते हैं? वो पेरेंट्स जिनके बच्चे जो हैं ये अमल कर गुजरते हैं, सारी जिंदगी पेरेंट्स उस ट्रॉमा से नहीं निकल सकते, बहन भाई उससे बाहर नहीं निकल सकते, पूरी जिंदगी के लिए पेरेंट्स पे एक ये परेशानी की अलामत बनकर रह जाता है, तो किस तरह से हम इसका खात्मा करें कम अज कम? ये हमें मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। वालदैन को भी मेंटल हेल्थ का पता होना चाहिए, प्रोफेसर्स को, टीचर्स को भी मेंटल हेल्थ का पता होना चाहिए, और बच्चों को भी बुनियादी जो लाइफ की एक साइकोलॉजी है, इंसान के बारे में जो बुनियादी इल्म है, इंसान की सोच का क्या अमल दखल है, इंसान के बिलीव्स का क्या अमल दखल है, ये सारी चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। फिर साथ ही साथ एक बड़ी अहम चीज, जो डिप्रेस लोग हैं, जो डिप्रेशन फैला रहे हैं, वो डिप्रेशन अपनी पोइट्री के जरिए फैला रहे हैं, वो अपने लिटरेचर। कासिम अली शाह साहब की गालिबन आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत जबरदस्त चीजें बताई हैं, मुआशरे में ये चीजें बिलाशुबा बढ़ती चली जा रही हैं। जी कासिम अली शाह साहब क्या कह रहे थे? मैं जी, तो ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से बात मुकम्मल नहीं हो पाई, लेकिन थैंक यू सो मच कासिम अली शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और एक ये बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का जो कि आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, जो कि हम देख रहे हैं हर जगह पे लोग मायूसी का शिकार होते हुए इंतहाई इकदाम उठाते नजर आ रहे हैं। कारोबार नहीं चल रहा, लोग मायूस हैं, बच्चे आपके जो है वो सही ट्रैक पे नहीं चल रहे, वालिदैन मायूस हैं, कामयाबी उस तरह से आपको इम्तिहानात में हासिल नहीं हो रही, तो हमारी नौजवान नस्ल मायूस है। तो हर तरफ मायूसी ही मायूसी नजर आ रही है। लेकिन एक बहुत जबरदस्त चीज जो है इन तमाम हालात में, जो पॉजिटिव चीजें हैं वो अगर आप देखें, अगर आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपको अगर एक नेमत नहीं दी है तो उसकी जगह आपको 10 नेमतों से जरूर नवाजा है, वो चीजें देखना शुरू करें जो बाकियों के पास नहीं है लेकिन अल्लाह ताला ने आपको उससे नवाजा है, तो जरूर आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करेंगे। दूसरा एक अहम चीज तवक्कुल है। अगर अल्लाह ताला पर आप तवक्कुल रखेंगे, अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप ये सोच लेंगे, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक एबिलिटी आप में नहीं है लेकिन आपने ये सोच लिया है कि अल्लाह ताला आपको इसमें जो है बरकत डालेगा, अगर आप इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो खुदा की जात आपके साथ है, तो इंशाल्लाह वो आपका काम खुद ब खुद हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है। आप किसी दूसरे को तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर ये सब चीजें आप देखेंगे और अपना ईमान ये रखेंगे कि अगर मैं मेहनत करता चला जा रहा हूं तो अल्लाह की जात है जो मेरे रास्ते बनाएगी, तो इंशाल्लाह ये आपके रास्ते बढ़ते चले जाएंगे। यही वो वाहिद चीज है, यही चीज है जो हमें सीधे ट्रैक पर लेके जा सकती है, ना उम्मीदी को खत्म कर सकती है, मुआशरती बेराहरवी को खत्म कर सकती है। बार बार इसका जिक्र करते हैं कि जितने मर्जी मुश्किल हालात हो जाए, आप पॉजिटिव रहें, अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को जरूर देखें कि आपके साथ अच्छा क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों की मिसालें हमारे पास मौजूद होती हैं जिनकी हम मिसाल देखते हैं कि फलां के पास ये भी है, फलां के पास ये भी है, उसके कम रिसोर्सेज में सब चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें छोड़ के जब आप अपनी जिंदगी को देखना शुरू कर देंगे तो आप सबसे ज्यादा खुशहाल अपने आप को ही पाएंगे। माहिर नफ्सियात ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग इस ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हैं, खुदकशी को हम कम कर सकते हैं। ताहिरा रुबाब साहबा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच ताहिरा। मुझे बताइएगा, नाउम्मीदी और खुदकुशी ये दो चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं नौजवान नस्ल नाउम्मीद होती चली जा रही है, उसके बाद जो आगे ट्रैक नाउम्मीदी लेके जाती है वो ये है या तो नौजवान हमारे खुदकुशी कर रहे हैं या तो बेराहरवी का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो किस तरह से इसको रोका जा सकता है? ये मेंटल इलनेस से चीज शुरू होती है और आपको मौत की तरफ ले जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये मेंटल इलनेस से ही ये चीज़ जो है शुरू हो सकती है, मगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग अपने हालात से दिल बर्दाश्ता हो गए, यानी जैसे वो ये कहते हैं, आप कह रही थी मायूसी वगैरह वाली चीज़ें हैं, उसकी वजह से भी लोग खुदकुशी करना शुरू हो जाते हैं। यानी मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि लीड करती है आपको सुसाइड की तरफ, और उसके साथ साथ वो लोग जो कि इतने दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, हिम्मत छोड़ जाते हैं, या जिनके लिए अपनी लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है, वो लोग भी खुदकुशी करने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। ये दोनों ही चीजें हैं। ये हम हालात को भी पे कह सकते हैं कि हालात की वजह से भी क्या करते हैं लोग,
सुसाइड और इसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ इलनेस की वजह से भी करते हैं। सही। अब मुझे बताइए जी मजीद जिस तरह से कि हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, 2-3 चीजें जो हैं वो ये है कि एक तो सबसे पहले डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को लीड करती है सुसाइड की तरफ, यानी ये मेंटल हेल्थ इलनेस है। कोशिश ये करें कि वो लोग जो कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर उनको कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ख्याल ही आ रहा है, उन्होंने कमिट नहीं किया और उनको लग रहा है कि वो सुसाइड कर सकते हैं, तो वो फौरन हेल्थ की तरफ जाएं, क्योंकि ये इस वक्त उनकी बीमारी उनके हाथ से बाहर निकल चुकी है और उनको एक प्रोफेशनल हेल्प अच्छा ताहिरा, अब ये जो चीजें आप बता रही हैं ना, अगर इस तरह की सिचुएशन किसी पर्सन के साथ हो तो हमारे अनफॉर्चुनेटली रवैये क्या होते हैं, हम डरना शुरू हो जाते हैं, चीजों को एसोसिएट करना शुरू हो जाते हैं कि शायद इसकी जिंदगी में ये चीज हुई थी तो इस वजह से ये ऐसे कर रहा है, बजाय इसके कि हम किसी माहिर नफ्सियात की तरफ जाएं। हम लोग उसको पागल करार देना शुरू कर देते हैं कि बिला वजह की सोचे, ये सोच रहा है। तो क्या बिहेवियर हमारे इर्द गिर्द के लोगों का होना चाहिए? बहुत खूबसूरत आपने बात की है कि लोग इस तरह का रवैया स्टार्ट करते हैं। अदर डे में अभी एग्जांपल देना चाहूंगी, हम लोग एक सुसाइड को ही डिस्कस कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि ये काम हिम्मती की बात है, लोगों को हिम्मत करना चाहिए। तो उस वक्त मैं शॉक्ड हो गई कि कोई भी कम हिम्मती में, कोई भी इंसान जो अपनी जान इसलिए नहीं लेना चाहता होता कि वो कम हिम्मत है, और मारना अपने आप को, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, ये बहुत बड़ी चीज है, ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द के लोगों को खास तौर से एक तो बड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है कि कोई बंदा जो है वो जो अपने आप को मारने की बात कर रहा है, उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। हम ऐसे क्लूज को मिस कर देते हैं, जैसे अक्सर लोग हमारे इर्द गिर्द कहेंगे कि यार जिंदगी ना बेकार लग रही है, दिल कर रहा है बस अब मर जाना चाहिए। मेरा दिल करता है कि आजकल तो बस ये है कि खत्म हो जाए लाइफ में, बस ये सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज हो जाए कि बस जान छूट जाए। यानी आप इस तरह के क्लूज जो आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपकी फैमिली में अगर कोई बंदा इस तरह की बात बार बार कर, पहले वो नहीं कर रहा था, अब वो इस तरह की बातें करना शुरू हो गया, तो आपको इसको फोकस करने की जरूरत है कि इस वक्त उसको हेल्प की जरूरत है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज नहीं है, वो किसी चीज में से गुजर रहा है तो वो इस तरह की बातें कर रहा है। क्योंकि आम इंसान जो कि जिसको कोई मसला नहीं होता, वो क्यों ऐसी कोई बात करेगा कि जिंदगी खत्म कर दो, मैं मर जाऊं, मेरा दिल कर रहा है मैं अपने आप को मार लूं। ऐसा सिर्फ आप तब कर सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुके हो अपने हालात से, या आप किसी सीवियर किस्म की मेंटल हेल्थ इलनेस में से गुजर रहे हैं, यानी आप डिप्रेशन में से या मे बी किसी और जो है वो मेंटल हेल्थ में से गुजर रहे हैं। तो एक चीज और मुझे आपसे डिस्कस करनी है, वो ये है कि हम देख रहे हैं कि खबरें हमारे पास ये भी आ रही हैं कि पबजी पर पाबंदी लगाई गई, पेरेंट्स ने मना किया और बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। इस तरह के बच्चों की मेंटल हेल्थ कहाँ स्टैंड करती है? आखिर उनके माइंड में चल क्या रहा होता है कि अगर एक चीज में वो 8-10 घंटे स्पेंड कर रहे हैं, अगर आप उनसे उसको रोकेंगे और वो इतना इंतहाई इकदाम उठा लेगा कि अपनी जिंदगी का ही खात्मा कर देगा, क्या सोच होती है ऐसे लोगों की? बेसिकली मैं ये कहूंगी कि ये एक दिन का अमल नहीं है। ये नहीं हुआ कि पबजी से रोका गया और अगले बंदे ने सुसाइड कर लिया। आपको पीछे लाइफ के इंसिडेंट्स और इवेंट्स देखने की जरूरत है। वो 7-8 घंटे बच्चा जो गेम पे पहुंचा है, उसके पीछे भी तो आपकी पेरेंटिंग ही एक चीज है ना। आपने उसको 7-8 घंटे तक पहुंचने ही क्यों दिया? आपने उसको पहले क्यों नहीं रोका? आपने पहले उसको एक्सट्रीम तक जाने दिया, और फिर क्योंकि पबजी जैसी गेम्स जो होती हैं, ये इनका रियलिटी से तो उस तरह से ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी रियल जो ख्वाहिशात होती है, अपनी वायलेंस होती है, वो वर्चुअल वर्ल्ड में जाके पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहां पे वो सारी चीजें पूरी कर रहे होते हैं, मगर उनके लिए रियलिटी आहिस्ता आहिस्ता वही बन रही होती है जो कि वर्चुअल रियलिटी में या वर्चुअल वर्ल्ड में देख रहे होते हैं। तो इस तरह के लोग जो कि पबजी बहुत ज्यादा खेलते हैं, एक तो उनमें एडिक्शन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, उनको गेम की एडिक्शन होती है। आप खुद देखें, 7-8 घंटे बैठे, आपको इर्द गिर्द का कोई होश नहीं, आप सिर्फ गेम प्ले किए जा रहे हैं, आपको खाने का होश नहीं, आपको फैमिली का, आपको काम का, किसी चीज का कोई होश नहीं, आप सिर्फ गेम। और गेम आप कौन सी प्ले करेंगे जिसमें वायलेंस बहुत ज्यादा है, जिसमें मारधाड़ बहुत ज्यादा, और जिसमें टारगेट किलिंग आप कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपके अंदर जो है वायलेंस इंक्रीज कर रही हैं, आप में एग्रेशन जो है बहुत ज्यादा डाल दी है, और उसके साथ साथ जो है आपको ना सुनने की आदत भी अब खत्म हो रही है, क्योंकि अब गेम में आप सारी चीजों को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। सही। ताहिरा, मुझे सिर्फ ये बता दें, आपने बता दिया कि मेंटल इलनेस होती है, मायूसी होती है, अब इस तरह के लोगों का तरीका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कब किस स्टेज पे उन्हें माहिर नफ्सियात के पास आना है, और फिर माहिर नफ्सियात उनको किस तरह से, क्या अद्वियात होती है, कोई मेंटल थेरेपी होती है, उनसे टाइम टू टाइम डिस्कशन के सेशन होते हैं, इसका तरीकाकार क्या होता है, मुझे बताइएगा।
बेसिकली तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि इंसान अगर खुद इस हालत में है तो वो अपने आप को रेगुलरली मॉनिटर करता रहे कि उसके थॉट्स किस तरह के चल रहे हैं। अगर उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये थॉट से ही शुरू होता है, थॉट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको मदद लेने की जरूरत है। अगर वो अपने आप को समझ सकता है तो वो उसको फौरन हेल्प की तरफ जाना चाहिए। दूसरा, अगर वो पहले से ही अंडर ट्रीटमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में होते हैं वो अगर पहले से अपने मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल से या साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट में हो, तो जो उनका प्रोफेशनल होता है वो टाइम टू टाइम उनकी असेसमेंट करे कि कहीं कोई सुसाइडल थॉट तो नहीं आ रहा है, इसको कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे, ये एक चीज है। और इर्द गिर्द की जो फैमिली है या दोस्त हैं वो उसकी कन्वर्सेशन को जरूर नोट करें। वो ये जरूर नोट करें कि वो आजकल उसकी लाइफ रूटीन चेंज कैसे हो गई हुई है और वो बहुत ज्यादा नेगेटिव और मरने की बातें कर रहा है, नहीं कर रहा। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे करने की, कि वो लोग जो मेंटल हेल्थ में होते हैं वो बेचारे चाहते हैं कि हमें बचा लिया जाए, किसी तरह से हमें कोई हेल्प मिल जाए, हमें कोई इस से बाहर निकाल दे। मगर हमारे यहाँ पे क्योंकि हम इसको टैबू समझते हैं और लोग जो ओपनली इसके बारे में बात नहीं करते, तो फिर वो हेल्प जो है वो भी इस तरह से प्रॉपरली उन तक पहुंच नहीं पाती। तो कोशिश ये, सबसे इम्पोर्टेंट कोशिश ये है कि फैमिली का रोल और फ्रेंड्स का रोल इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम जो आपने बनाया हुआ है आप उनसे कम्युनिकेशन करें और वो लोग फिर आपको हेल्प तक जो है वो लीड करें। इसी तरह से जब साइकेट्रिस्ट का टाइम आता है तो ऑफकोर्स बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम पहले समटाइम्स कुछ केसेस में हमें मेडिसिन के साथ स्टार्ट करना पड़ता है, समटाइम्स तायरा आपने मेडिसिन का जिक्र किया तो बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन ये है कि इस तरह की हालत में जब आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं तो वो आपको रिलैक्स करने के लिए नींद की गोलियां दे देते हैं, तो आप सोए रहते हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है? इसमें सदाकत तो इस तरह से है कि क्योंकि जब इंसान कोई सुसाइडल टेंडेंसीज के साथ होता है या उसको सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो गए, मैं पर्टिकुलरली इस इंसान की बात कर रही हूँ जिसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो आप उसका दिमाग रीड नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना तेज चल रहा होता है, बहुत तेज चल रहा होता है, उसकी नींद भी डिस्टर्ब हुई होती है, या तो बहुत ज्यादा सो रहा है या बहुत कम सो रहा होता है। तो उस सूरत हाल में मरीज की हालत को देखते हुए अगर उसको नींद की जरूरत हो तो नींद की गोलियां जो साथ में ऐड की जाती हैं, और अगर नींद की इसको जरूरत ना हो तो फिर नहीं ऐड की जाती, जरूरत के तहत ऐड की जाती हैं, अनड्यू जो है वो नहीं ऐड की जाती। और दूसरा जो है समटाइम्स सिर्फ नींद की गोलियां नहीं होती, क्योंकि मेंटल हेल्थ इलनेस में जो है आपका जितना भी बॉडी केमिकल है, अगर बहुत लंबे अरसे तक इंसान जो है वो किसी ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ हो, मेंटल हेल्थ इलनेस में फंसा हुआ हो, तो उसका बॉडी केमिकल नीचे चला जाता है। उस बॉडी केमिकल को पूरा करने के लिए दिमाग के कुछ जो केमिकल्स इम्बैलेंस हुए उनको बैलेंस करने के लिए आपको मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्रेन एक्टिविटी बहुत फास्टर हो जाती है, बहुत फास्ट होती है, आप उसको रोकना चाहते हैं मगर वो रुक नहीं पाती, तो उस सूरत हाल में आपको स्लो डाउन करने की जरूरत होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच ताहिरा, आप हमारे साथ मौजूद थी। और इसका तरीका इलाज क्या है, किस तरह से आप इर्द गिर्द वाले जो फैमिली के अरकान हैं, जो अगर आपके घर में पेशेंट है आप उसका ख्याल रख सकते हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज जो मैंने तायरा की बातों से भी अखज़ की है, टाइमली अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई करके किसी माहिर नफ्सियात के पास चले जाएंगे तो तब आप अपने किसी प्यारे की जिंदगी को बचा सकते हैं, अपने घर के माहौल को अच्छा कर सकते हैं। जरूर अपने इर्द गिर्द नजर रखें कि आपके बच्चे किस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं और उनकी हरकत सकनात क्या है, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं। ये सब चीजें जब आप नजर रखना शुरू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये जो हम आज का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि सुसाइड अटेम्प्ट बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, मायूसी की तरफ जा रहे हैं, ये चीजें खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगी। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक से पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं और इन चीज़ों से जो कि हमारे मुआशरे में बढ़ती चली जा रही हैं, जो कि सुसाइड है, जो कि मायूसी है, बेराहवी है, आप कैसे बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों पर ज़रूर अमल करेंगे, गौर करेंगे, ताकि आप अपने आप को इन तमाम चीज़ों से महफूज रख सकें। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं कुछ लोगों की एक और परेशानी जो आजकल हम हर तरफ देख रहे हैं कि वो लोग जो कि घरों में क्वारंटीन हैं उनको अद्वियात का बहुत मसला है। इलाके भी कुछ अब हम देख रहे हैं सील हो रहे हैं, उसकी वजह से लोगों की आमदोरफ्त महदूद होती चली जा रही है। और फिर हमारे यहाँ जो माफिया अपना किरदार अदा करता है, ऑक्सीजन सिलेंडर आपको नहीं मिलते, जिस दवा का जिक्र हो रहा है मार्केट से वो दवा या तो गायब हो जाती है या तो ब्लैक में फरोख्त होने लग जाती है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि
मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन अपना किरदार अदा करती हैं, मुख्तलिफ फाउंडेशंस अपना किरदार अदा करती हैं जो कि लोगों की हेल्प के लिए मैदान में आती हैं। तो ऐसी ही एक फाउंडेशन का हम जिक्र करने वाले हैं जो कि है जी मेडिकेयर फाउंडेशन, जिनके सेक्रेटरी जनरल आसिम कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तो उनसे जान लेते हैं इसका मकसद क्या है और किस तरह से ये फाउंडेशन लोगों की मदद करी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आसिम साहब आपके? सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, बहुत ज़्यादा लोग परेशानी का शिकार हैं, जिस तरह से हमारी बाहर सूरत हाल हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, अद्वियात नहीं मिल रही, ऐसे में लोगों की मदद करना ये एक बड़ा काम है। तो ये आइडिया कैसे आया आपको? बेसिकली इसकी हिस्ट्री तो तकरीबन 20 साल से ज़्यादा लंबे अरसे पर है। अच्छा। लेकिन आज मेडिकेयर हेल्थ फाउंडेशन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पे फोकस्ड है। ठीक है। हमारे हमारी इस वक्त में हम 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक बादामी बाग में और एक फिरोजपुर रोड के ऊपर। ठीक है। और एक नॉर्मल डिलीवरी सेंटर, 2 बेडेड नॉर्मल डिलीवरी सेंटर है जो शादबाग में है। ठीक है। और हमारा फोकस मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है। सही। अब जब इस वक्त के में जब लोग बड़े अस्पतालों में जाने से बहुत परेशान हैं और एक्सट्रीम पॉवर्टी के जो एरियाज हैं उनके लोग तो बिलखुसूस अपनी, आपको पता है कि जो एहतियात है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसके साथ अब वो बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी लिमिटेशंस हैं। सो हमारी जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस वक्त मावनत कर रही हैं बहुत ज्यादा। हम वी आर इंश्योरिंग सेफ डिलीवरीज और हम ये भी उसके साथ साथ यानी। अच्छा, आपने मावनत का वर्ड यूज किया, मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है हालात को देखते हुए। जब आप मदर और चाइल्ड केयर की बात कर रहे हैं तो इन हालात में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपने दोनों को रिसेंट सिचुएशन जो चल रही है उससे भी महफूज रखना है और फिर जिस सिचुएशन में वो खुद हैं उससे भी उसका जो ट्रीटमेंट है वो आपने बाखूबी लेकर चलना है। तो ये चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बड़ी अजीब सी चीज है। ये बड़ी, जब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, ये बड़ी ये कहते हैं ना कि मनचले का सौदा, और ये अल्लाह ताला की एक बड़ी ख़ास करम नवाजी है कि हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं सभी दीवानगी की हद तक इस काम में लगे हुए हैं। मैंने मावनत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमारा मेन फोकस मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है। ठीक है। हम एक्सट्रीम पॉवर्टी एरिया में जो चाइल्ड बर्थ है उसको हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो महफूज तरीन हो, हेल्थी बेबीज आर बॉर्न, अपाज बच्चे पैदा ना हो, माए ना मर जाएं। हम ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको वर्किंग करनी पड़ती होगी इलाकों में जाकर, फिर रजिस्टर्ड करना, फिर टाइम टू टाइम उसका फॉलो अप लेते रहना, ये तो एक बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है। जी हाँ, लेकिन मैं वो मावनत की वजाहत ये कि हम इस वक्त में आज हम जनरल सर्जरीज भी कर रहे हैं। अच्छा। हमारे पास डेंटिस्ट्री भी है, हम लोग वैक्सीनेशन का काम भी कर रहे हैं और हमारे पैथोलॉजी लैब्स भी हैं जो लोगों को उन लोगों को कि जो बिलखुसूस कुछ भी नहीं दे सकते, जिनकी ज़रूरत जो है उनकी वसाइल से बहुत बड़ी हो गई, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दें। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इस तरह के वक्त में इस तरह से काम करना बिलाशुबा ये अल्लाह ताला का एक बड़ा तोहफा भी है और मैं आप लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जो इतने मुश्किल वक्त में लोगों की मदद कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा किस तरह से लोग आपके पास आते हैं, राब्ता करते हैं, ट्रीटमेंट का तरीक़ेकार क्या होता है, उनकी हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं अनफॉर्चुनेटली, अगर राशन मिलना शुरू हुआ तो आपने स्टोर करना शुरू कर दिया, तो हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आया इसको जरूरत है, एक्चुअली ये जरूरतमंद है या नहीं। हमारे पास एक पूरा सिस्टम है। तकरीबन हम बादामी बाग के एरिया में 20 साल हो गए हमें सर्व करते हुए, और अब हम फिरोजपुर रोड के अंदर जो पसमानदा इलाके हैं उसके दरमियान में हमारा ये एक बहुत ही अच्छा 22 बेडेड हॉस्पिटल है। बादामी बाग में भी 22 बेडेड हॉस्पिटल है और हमारा एक सिस्टम है कि लोगों की जो हमसे माली मावनत के लिए आते हैं, जो लोग हमसे डिटेल जो मदद चाहते हैं, हम उनका एक हिस्ट्री भी ले लेते हैं। लेकिन हमारे जो चेयरमैन हैं सईद शमसी साहब, जो एक बहुत मंझे हुए रोटेरियन हैं और रोटरी इंटरनेशनल के पाकिस्तान के गवर्नर रह चुके हैं, उनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है
जिसने मदद मांगने आ गया और जब आपके दिल में ये एहसास जाग उठा कि इसको जरूरत है, तो बहुत पीछे तक ना जाओ। फिर उसका और अल्लाह ताला का मामला है। हमारे पास जो आ गया उसको हमने नामुराद नहीं लौटाना। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताएगा, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की आप बात कर रहे हैं, तो इसके लिए तमाम तर फैसिलिटीज आपके दोनों जो फाउंडेशन सेंटर्स आपने बनाए वहाँ पर मौजूद हैं? हमारी बेसिकली मदर एंड चाइल्ड हेल्थ फैसिलिटी हमारा मेन फोकस है। हमारी जिस वक्त आप लोगो भी देखिएगा तो हम वी आर इंश्योरिंग सेफ डिलीवरीज। इसकी एक हिस्ट्री है, बैकग्राउंड। हम ये सफर शुरू हुआ था, हम मेयो अस्पताल के साउथ सर्जिकल वार्ड में लावारिस मरीजों की तीमारदारी किया करते थे। और वहां से ये शऊर, ये आगाही पैदा हुई कि अनट्रेन्ड मिडवाइफ्स और दाइयों की गलती से माएँ दुनिया से चली जाती हैं और जो बच्चे हैं वो अपाहज पैदा होते हैं। सो हमने ये इंतहाई पसमानदा, बादामी बाग के इंतहाई पसमानदा इलाके से इस हस्पताल को स्टैब्लिश करके इंश्योरिंग सेफ डिलीवरी की ये एक मुहिम शुरू की। और फिर हम ओपीडीज, हमारी ओपीडी अल्हम्दुलिल्लाह 1000 पेशेंट डेली देखती है। दोनों हॉस्पिटल्स की ओपीडी और एक तकरीबन 500 यानी इतनी कैपेसिटी है आपके जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही। मुझे ये बताइएगा, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मुझे ब्रेक का इस टाइम कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बिलाशुबा मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रही हूँ कि मुश्किल वक्त में जहाँ लोगों को अस्पतालों में जगह ही नहीं मिल रही है, वहाँ इस तरह की फाउंडेशन किस तरह से कामयाबी से अपना किरदार अदा कर रही हैं, और वो लोग जो कि एक्चुअली चाहते हैं कि उनकी हेल्प हो, उनकी हेल्प की जा रही है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आसिम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेडी हेल्थ केयर फाउंडेशन की कुछ हिस्ट्री में जानना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि वुमेन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं इससे जुड़ी है। ये कहानी बेसिकली इसकी बुनियाद हाउसवाइफ्स ने रखी थी। जब वो शुरू में ये सोचा करती थी कि बस थोड़े से पैसों से, जो छोटी मोटी घर की बचतें होती हैं, उससे कुछ करना है, अपने वक्त को कहीं इस्तेमाल करना है। और हमने साउथ सर्जिकल वार्ड मेयो हॉस्पिटल के वार्ड में जाकर और पैरामेडिकल स्टाफ से पूछा कि कौन कौन सी खवातीन हैं जिनसे कभी कोई मिलने नहीं आता, कौन से पेशेंट्स हैं। और वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। हम उनकी मेंटल काउंसलिंग करने गए थे और वहाँ से इस बात की बुनियाद रखी गई कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिससे फैमिलीज अफेक्ट होती हैं। एक यंग मदर का चले जाना, छोटे बच्चों के सर से माँ का उठ जाना एक बहुत बड़ा सानिया है। सो हमने वहाँ पर इंश्योरिंग सेफ डिलीवरीज और एक हॉस्पिटल की बुनियाद बादामी बाग में रखी। और ये एक सफ़र था कि जब हमने इसके अपने वो गोल सेट किए, तो हमने कहा हम वी विल इंश्योर सेफ डिलीवरीज, बच्चों की महफूज पैदाइश के, और उन लोगों को कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ ये कि हम उन एरियाज में खवातीन को जॉब्स देंगे। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट बात इसलिए थी क्योंकि इंतहाई पसमानदा इलाकों में छोटी बच्चियों को स्कूल्स नहीं भेजा जा रहा। बिल्कुल ऐसे। और क्योंकि महदूद वसाइल हैं, लिहाजा हमारे पास जितने लोग, जितनी खवातीन, मेजॉरिटी जो आया पैरामेडिकल स्टाफ, ये लोग काम कर रहे हैं, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह दे सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल्स। और ये भी हमारा, हम सिर्फ और सिर्फ मरीजों को नहीं देख रहे, बल्कि बहुत सारे लोगों को कारोबार के मौके भी मैसर किए जा रहे हैं। और अभी की सूरत हाल के मुताबिक मुझे ये पता चला जी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लोगों के घरों में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये अमल किस तरह से किया जा रहा है? ये हमारे एक रोटरी के मेंबर थे जिनकी वालिदा क्रिटिकल हुई और हॉस्पिटल तक पहुंचने और तबीयत के बिगड़ने के दरमियान के इस टाइम में उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जो उस वक्त ना मिल सके। वो दुनिया से चली गई। लेकिन हमने उसके बाद ये फैसला किया कि अब जो हमारी दस्तरस में होगा, अब किसी को
इस तकलीफ से जिसको बचा सकते हैं बचा लेंगे। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम महदूद पैमाने पे ये कर रहे हैं। हमारे पास एक एम्बुलेंस है, हमारे पास एक पैरामेडिकल स्टाफ का मेंबर है, और हमारे पास रसाई है उन डॉक्टर्स तक कि जो कोविड-19 वार्ड्स में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। सो ये जब भी हमें हमारे कोई पेशेंट अप्रोच करता है तो हम उनको ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो हम उनको डॉक्टर से पहले उनकी अपॉइंटमेंट करवा देते हैं जो जूम मीटिंग होती है, और उसके बाद उनकी हिदायत के मुताबिक उनको उतनी ऑक्सीजन वो प्रोवाइड। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई कहीं हॉस्पिटल में आपके लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ऐसे में किसी मसीहा का आ जाना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? हमारे फ्यूचर प्लान्स में 22 बेडेड हॉस्पिटल्स 6 हैं, जो हमने इंशाल्लाह अगले 20 सालों के अंदर इस सर्कल, हम छोटे हॉस्पिटल्स के सर्कल्स तक महदूद रहेंगे, और हर हॉस्पिटल के करीब हमारे पास 4 नॉर्मल डिलीवरी सेंटर्स होंगे। ये नॉर्मल डिलीवरी सेंटर्स एक पूरा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि शहरी इलाकों में 65% सी सेक्शंस हो रहे हैं, और जो 65% नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं गांव में। सही। और हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इंतहाई पसमानदा इलाके हैं जहां पर सी सेक्शंस अवॉइड किए जा सके, वो नॉर्मल डिलीवरी सेंटर्स में उन मरीजों को वहां ट्रीट किया जाए जहां पर ट्रेन्ड मिडवाइफ्स और नर्सेज हैं। सही। सो दे आर नॉट अलाउड टू डू सी सेक्शन। सही। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, और मेरे ख्याल से अब इनको आगे भी बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह कि आपने बताया कि आपके प्लान्स भी हैं, कुछ मैसेज हमारे चैनल के तवज्जुद से आप देखने वालों को देना चाहिए? ये बिल्कुल ये हमारी बहुत सी बहनें, बहुत से लोग, जब वो उनको ये एक कोरोना का बड़ा नाउमीदी का दौर है, हर रोज़ अखबार आप उठाते हैं, न्यूज़ खोलते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है कि इंसान का दिल हिम्मत घट जाती है। वो लोग के जो कभी सोचा करते थे कि उनकी बहुत इनसिग्निफिकेंट मदद से क्या माशरे में फ़र्क होगा, मेडिकेयर उसकी कहानी है। हमारी सीईओ मिसेस रेहाना बारी एक खातून है, बिल्कुल, जो इस पूरी की पूरी इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रही हैं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये जस्टिस नासरा जावेद इकबाल है, वो एक अपनी कहानी है। हमारे 9 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, हमारे चेयरमैन सईद शम्सी हैं, जो खुद एक पूरी की पूरी इंसाइक्लोपीडिया है। सो कोई कभी नाउमीदी के दौर में, और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मैसेज यही है कि ना उम्मीदी आपको नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हौसला और हिम्मत रखनी चाहिए। खुद ब खुद सारी चीजें जो हैं वो रास्ते बन जाते हैं। आज हमारा मेन सेगमेंट भी यही था। अच्छाई इनसिग्निफिकेंट नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छाई छोटी भी नहीं है, बस अच्छाई कर दें वो बड़ी हो। बिल्कुल ऐसे। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।